बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. I'm back again with another very interesting episode of सैयदात ग्लोबल टॉक शो. आज मेरे साथ बैठी हुई हैं आयशा हिरा. आयशा हिरा से हम जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं. आयशा, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और हमारे जो भी मेहमान आ रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह ताला वो सब आपके बारे में जानना चाहेंगे. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आयशा हिरा है, जैसे मैडम ने बताया आपको. मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन. मैं ऑलमोस्ट 24 इयर्स हो गए हैं टीचिंग करते हुए. ऑलमोस्ट 5 इयर्स से मैं टीचर्स ट्रेनर के तौर पर भी काम कर रही हूँ, मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रही हूँ. और मास्टर ट्रेनिंग की जर्नी के दौरान मुझे ये समझ आया कि हमें अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करना चाहिए. इस वजह से ये सेशन भी लाने का मकसद यही है कि जो टीचर्स न्यू हैं या जो कंटिन्यूअसली काम कर रही हैं, वो किस तरह से अपनी करियर को इन्हांस कर सकती हैं. बिल्कुल, ये एक ऐसा मोस्ट अवेटेड सेशन है कि जिसके बारे में मैं खुद बड़े अरसे से जो है, और आपको याद भी होगा कि हम बड़े अरसे से इस पे डिस्कस भी कर रहे थे कि इस टॉपिक पे जो है हमें बात करनी चाहिए. क्योंकि क्या है कि औरत हो या मर्द हो, बैठे बैठे आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं कि चलो कुछ नहीं है, तो टीचिंग यानी एक टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो लोग समझते हैं कि यार अगर 10वीं जमात भी पास हैं या 9वीं जमात भी पास हैं, बस कहते हैं चलो भाई ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो बस कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं. पर ये नहीं सोचते कि टीचर को पहले तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है. बहुत सारे आज जो हम स्कूलों में मसले मसाइल और ऐसे ऐसे यानी वाक़यात सुनते हैं, अपने बच्चों की ज़बानी भी सुनते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि यार इनको टीचर बनाया किसने. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम समझते हैं कि हमें बात करनी चाहिए. मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि ये सीपीटी के बारे में बताएं कि व्हाट इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग. इसके बारे में आप बताइएगा. जी, बात का ताल्लुक मैं जोड़ूंगी इस बात से कि टीचिंग जो उस्ताद है या पढ़ाना है, आपने अगर अपनी हिस्ट्री में गौर किया होगा तो ये प्रोफेशन अंबिया को अता किया गया था. आपका हर नबी टीचर था, उनका हर फॉलोअर टीचर नहीं था. ये एक समझने का नुक्ता है. अगर हम इस बात को समझे ना कि आपके हर नबी ही टीचर थे, उस्ताद थे. हमने आपको मुअल्लम बनाकर भेजा है, रहनुमा बनाकर भेजा है, लेकिन आपके फॉलोअर्स में से हर बंदा उस्ताद नहीं था. तो इसका मतलब है कि हर बंदा उस्ताद बन नहीं सकता. सही बात है. ठीक है ना. हमारे नबी पैदाइशी उस्ताद हैं. हम लोगों में से कुछ पैदाइशी होते हैं उस्ताद, बॉर्न टीचर होते हैं. और कुछ जो होते हैं जो कि उनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो उन्हें लगता है कि उन्हें पढ़ा लेना चाहिए. तो सही एक बात. मिस्टेक तो हमें यहाँ पे ये दूर कर लेनी चाहिए कि हर बंदा नहीं पढ़ा सकता और हर बंदे को नहीं पढ़ाना चाहिए. सही बात है. बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि आपके अंदर एक स्किल होगी तो आप उसको पॉलिश करेंगे ना. एक स्किल ही नहीं है तो आप उसको पॉलिश भी नहीं कर सकते. बात ठीक है. दूसरी बात ठीक. बात, जब कोई टीचर बगैर स्किल के, क्योंकि वो टीचर नहीं है, क्योंकि उसको टाइम अपना किल करना है, क्योंकि उसको पॉकेट मनी चाहिए और वो टीचिंग को प्रोफेशन के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी सोसाइटी को बीमार स्टूडेंट देना शुरू कर देता है. उस बात ये सही. प्रॉपरली एक लॉजिकली एक स्टीम है, क्योंकि उसको पढ़ाना नहीं आता, स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा. अब स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है, टीचर इरिटेट हो रहा है, उसको डांट रहा है. वो एक कहीं पर मार का भी सिलसिला है, लेकिन जो मेंटली टॉर्चर है जिसे हम नहीं देखते, जो स्कूलों में भी है, ये तुम क्या क्वेश्चंस करते रहते हो, मेरे घर में जाके शिकायतें लगाते हो. एक बीमार स्टूडेंट भी हमारी सोसाइटी को रिटर्न हो रहा है. तो आप ये देखें कि जो एक अजीम प्रोफेशन नबी का था कि आपने गाइड करना है हेवन की तरफ, जन्नत की तरफ, क्योंकि वो एक ज़हनी सेहत की स्टेबिलिटी के साथ जाएँगे. हमारा बच्चा मेंटली टॉर्चर के साथ जो है वो सोसाइटी की तरफ आता है और फिर सोसाइटी को जो पे बैक करता है, वो आप डेली बेसिस पर देख रहे होते हैं कि आज एक उस्ताद ने एक स्टूडेंट के साथ ये कर दिया, आज एक उस्ताद ने मारा, बच्चे की डेथ हो गई, नील पड़ गए. उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब हर कोई इस प्रोफेशन में तबाह आजमाई करता है. आपके उसके बाद जी, जी, जी.
थोड़ा-सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। आई होप यू अपोलोजाइज़ करती जी, हूँ आपसे। आई होप माफ़ करेंगी आप। ये जो कासिम अली शाह जो हैं बड़े रिनाउंड स्पीकर भी हैं, आपने देखा होगा। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही थी, मैं एक जगह सुन रही थी कि उस्ताद जो है वो इल्म नहीं सिखाता, इल्म की प्यास देता है। जी, सही बात है ना? और दूसरा जो आपने बताया कि हमारे यहाँ उस्ताद जो हैं क्या, या कोई भी प्रोफ़ेशन आप ले लो, मैं समझती हूँ कि अपनी जो जॉब की जो लाइफ़ है, उसको अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है, उससे अलग रखना चाहिए। क्या होता है कि मियाँ-बीवी अक्सर जो मैरिटल जो आपको पता है, जो सिचुएशंस होती हैं, शादीशुदा जो ज़िंदगियाँ होती हैं, जो घर में लड़ाई-झगड़े होते हैं, वो टीचर्स अपने स्कूल में लेकर आ जाते हैं। अगर मियाँ-बीवी की आपस में लड़ाई हो, वो उसका गुस्सा बेचारे वो जो जो तलवार होती है टीचर की वो बेचारे बच्चों के ऊपर जो बाज़-औक़ात हमारे बच्चे भी घर में आके बताते हैं ना आज टीचर इतने गुस्से में थी कि वो पूरा यानी जो कुछ भी अपने टेंट्रम्स होते हैं वो आके बच्चों पे निकाल देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहती हैं? जी, बिल्कुल। यही से हम अगर अपने वेबिनार के टॉपिक को या टॉक शो के टॉपिक को जोड़ें, वो ये है कि आप जब कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अब हम इसको सीपीडी कहेंगे, सीपीडी के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें आपको जब ये सिखाया जाता है कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, उसके साथ ये भी सिखाया जाता है कि आपने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे करना है, घर को घर कैसे छोड़कर आना है, स्कूल को काम पे कैसे छोड़कर आना है। ये तमाम चीज़ें सीपीडी का हिस्सा हैं। जो बिल टीचर्स ट्रेनिंग्स लेती हैं, सेशंस लेती हैं, उसमें उनको ये सिखाया जाता है कि आपने अपने 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ में आपने कैसे रोल बिल्कुल, प्ले करना है। आपने अपने बिल्कुल, आप को मिक्स नहीं कर देना। आप देख रहे हैं आपकी सराउंडिंग में जो घर में ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं, जो आपकी सराउंडिंग में जो नई टीचर्स आ रही हैं, उनके साथ बुनियादी मसला क्या होता है। और एक जो एक्सपीरियंस टीचर होगी, उसने अगर ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन वक़्त उसको सिखा देता है कि आप 2 चीज़ों को कैसे अलहदा कर सकते हैं। क्योंकि टीचर वाहिद वो बंदा है पेरेंट्स के बाद जिसे बच्चे जो हैं वो कॉपी करते हैं। बिल्कुल, प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ कॉपी कर लेते हैं। जैसे आप कासिम अली शाह की बात करें, तो कासिम अली शाह को प्रॉपर लोग कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल, अब हाँ, अगर जिस अंदाज़ से टीचर बात करेगा, तो स्टूडेंट भी घर आके वैसे बात करेगा। उसके लिए भी ये बात नॉर्मल होगी कि मैं अपने घर के मसाइल जो मुझे घर तक रखने हैं, मुतल्लिका लोगों से डिस्कस करना है, वो अब मैं ओपनली किसी से भी कर सकता हूँ। तो सही एक बात है। टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये बात समझे कि उसने अपने प्रोफ़ेशन में ऐसी ट्रेनिंग्स लेनी है, जो उसको ये चीज़ें सिखाएँ और सीखने की तो कोई उम्र नहीं है। सीख तो आप कभी भी सकते हैं और हम हर स्टेज में सीख ही रहे होते हैं। सही। तो ये जो सीपीटी है, ये टीचर्स के लिए जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है, उसके लिए कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है क्लासरूम के अंदर? जो सीपीडी है, असल में इसमें आपने सी देखा ये कंटीन्यूअस है, ये हमेशा जारी रहेगी। एक बंदा कोई भी प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वक़्त के साथ-साथ उस प्रोफ़ेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं। अभी आप कोरोना से पहले का टीचिंग सिस्टम देखें, कोरोना के बाद का टीचिंग सिस्टम देखें, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। हमें बिल्कुल, ऑनलाइन का नहीं पता था, हमें बहुत सारे टूल्स का ऑनलाइन टूल्स का नहीं पता था, हमें चीज़ों का नहीं पता था क्योंकि हमारी क्लासरूम एक कमरे तक थी। अब हमारी क्लासरूम ग्लोबली आ गई है, हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि हमारा तालीमी सिस्टम कितना पीछे है और हमारी टीचर्स हमें कौन-सा निसाब पढ़ा रही हैं। मैं रिसर्च पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारा बीएड जो हम पढ़ते हैं टीचर्स के लिए, वो 60 इयर्स पुराना है। तो सही हम बात इसका मतलब ये पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। जो नया सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा आगे है। तो जो सीपीडी है, जो लोग कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में होते हैं, वो ये सीखते हैं कि वक़्त के साथ-साथ आप कैसे अपने प्रोफेशन को डेवलप करेंगे, कैसे न्यू टूल्स, टेक्निक्स और स्किल्स सीखेंगे, फिर उसको अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद जो आपका बच्चा निकलेगा, वो कैसे मुख्तलिफ होगा। यहाँ जो आप बात कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात कर रही हैं। मैंने खुद भी देखा है, हम भी पढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं टीचर्स का जो वो पढ़ाने का तरीका है और जो पूरा पैटर्न यानी है जो पढ़ाने का, आप देखें वो वही है जो सालों सालों पुराना था। किताबें वही हैं, कोई फ़र्क भी नहीं आया। सिर्फ़ बेचने के लिए वो पेज आगे-पीछे कर लेते हैं कि जी नई शक्ल दे दी और ऊपर जो ऊपर कवर होता है बुक का, वो चेंज करके ताकि वो स्कूल भी अब वो बिज़नेस बन चुके हैं ना। आपको पता है
अब वो उनको पता है कि जब 3 से 4 बच्चे हैं, तो वालिदैन क्या करते हैं, एक बच्चा इस क्लास से पास हो गया, वो कहते हैं अब तुम्हारा छोटा बहन भाई उसको इस्तेमाल करेगा। अब स्कूल क्योंकि बिज़नेस है, वो हर साल वो चेंज कर देते हैं, ऊपर कवर चेंज कर देंगे और 1-2 चैप्टर आगे पीछे करते हैं, कहेंगे भई ये तो कोर्स ही चेंज हो गया, अब आपने नई किताब लेनी है। पर जो सिलसिला भी पढ़ाने का जो हम देख रहे हैं, यकीन करें, अब वो जो 22-22 साल से, 24-24 साल से टीचर्स बैठी हुई हैं, यकीन माने अब तो वो ऐसा है कि बस आती हैं, आंखें बंद करके बैठ जाती हैं, क्योंकि वो याद हो चुका है उनको। एक सैलरी लगी पड़ी हुई है और उनको कोर्स बिल्कुल याद है, आंख बंद किया, आराम से पढ़ाया, सैलरी उठाई, वो उठ के ले गए। और वो कोशिश भी नहीं करते हैं कि इसको एक दिलचस्प तरीके से पढ़ाने की कोशिश भी करें। एक रटा रटाया सा सिलसिला है जो उन्होंने उठा के लिखा और चले गए, जिससे ना बच्चे को कोई इंटरेस्ट होती है। आधे बच्चे, अक्सर टीचर्स भी शिकायत कर रही होती हैं कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे। तो आप ये देखें, अगर बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? उसकी आपको बार-बार क्यों कहना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ? उसकी वजह ये है ना कि आपके पढ़ाने में वो इंटरेस्ट ही नहीं है। वो अपने उस चीज़ में आप फेल हो गई हैं। अगर वो उसमें इतना कोई मज़ेदार तरीके से आप पढ़ा रही होती, सारे बच्चे अपना सारा कुछ छोड़ के आपकी तरफ ध्यान देकर बैठे हुए नहीं होते, सुन नहीं रहे होते। एग्जैक्टली सेम पॉइंट कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई से भटका रहे हैं, बजाय उसको हमारे पास इतना पोटेंशियल है। आपकी सोच होगी कि इस सिस्टम में से भी बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। अगर इस ये सिस्टम ठीक हो जाए तो हमारे पास कैसे बच्चे निकलेंगे? बिल्कुल, बाहर के मुल्क में, अमेरिका या आप जो फिनलैंड की एग्जांपल देते हैं, वहाँ हर बच्चे पे काम हो रहा है। तो उनके बहुत आप देखें मास्टरपीस तख्लीक हो रहे हैं। हमारे मास्टरपीस इस सोसाइटी में से, इस टीचिंग सिस्टम में से जब तख्लीक होता है, तो वो बड़ी मुश्किल से एक आध होता है। वो भी सही है। हमारे जो बाहर के मुल्क वाले हैं, वो आते हैं, आके उसको ले जाते हैं। वो हमारे पास तो नहीं रहते ना। आरफा करीम की डेथ हो गई। अभी जो शख्स एआई में मास्टर पीएचडी करके आया था, उसको यहाँ पे उन्होंने गोली मार दी, वो बेचारा फौत हो गया। इसका मतलब ये है कि हम बहैसियत हम सब एज ए नेशन डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हमारे पास, अच्छा मैं बहुत माजरत चाहूंगी, मुझे आप एंटी रिलीजियन नहीं समझिएगा, लेकिन मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि बहुत सारी जगहों पर हमारे उल्मा वक्त की जरूरत समझे बगैर चीजों को हराम हलाल की कैटेगरी में डाल देते हैं। सही बात है। अगर आप पास्ट में जाए ना, जब सल्तनत उस्मानिया का था, जब फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बना था, वो उन्होंने हराम करार दे दिया था। वो 100-200 साल हराम रहा। यूरोप तरक्की कर गया, बाद में हमें होश आया, हमने उसको कर दिया। तो हमारे यहाँ ये भी एक मसला है। अब जैसे एआई टूल आया, लोगों ने उसको, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखे। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे अपने अंदर होता है। टेक्नोलॉजी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप जो है एक गन से गोली किसी खातून को मार दें या किसी क्रिमिनल को मार दें, ये हमारा अपना डिसीजन है। अब आप देखें कि हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। एक और बात जो है, जब हम किसी को चेंज के बारे में बताना चाह रहे होते हैं कि देखें, आपका क्लास में बना हुआ लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जो आपके स्टूडेंट की नीड के मुताबिक होना चाहिए। तो नीड जानने के लिए आपको स्टूडेंट से ताल्लुक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, छोटा आपका बच्चा है ना, जो मोंटेसरी में बैठता है, टीचर आपकी गोद में वो बैठेगा तो आपको नीड बताएगा ना। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगी तो आपको टाइम वो बताएगा नीड। जो आपकी बड़ी बच्ची है 9th क्लास की, आप उसे गोद में नहीं बिठा सकती, लेकिन उससे एक दोस्ती की इन्वायरमेंट तो क्रिएट कर सकती है ना, जो आपको ये तो बताए कि टीचर जो ये बात आपने की थी कि मुझे समझ नहीं आई। उसके अकॉर्डिंग आप चीजें बनाएंगी ना। तो जब आप अपने स्टूडेंट के साथ कनेक्शन ही नहीं बिल्डअप कर पाए, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपका स्टूडेंट सीखेगा कैसे। जब आपका स्टूडेंट सीखता नहीं है, तो वो क्लास में दिलचस्पी भी नहीं लेता। इसीलिए इस दफा जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, उसमें 60% बच्चे फेल हैं। बुनियादी वजह यह है कि कोर्स पुराना है, उसमें कोई फन एक्टिविटी नहीं है, उसमें बच्चों को अब तख्लीकी सलाहियतों को वो करने के लिए उसमें कुछ नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनका तो लेवल कहीं हाई है, और हमारी सही, किताब, अब आप अगर इस फिंगर को देखें, उनका लेवल यहाँ है बच्चों का, हमारी किताब यहाँ फेर रही होती है। तो वो मैच ही नहीं खाता उनके मेंटल लेवल से। आप अगर एक इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा देखें और अपने सोसाइटी को कंपेयर करें, उनका बच्चा मैट्रिक का और आपका बच्चा मैट्रिक का जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बुनियादी वजह यही है कि हम काम नहीं करते।
बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे हैं कि अगर उन्होंने आपको सवाल जवाब लिख कर दे दिया ना, अगर उस जवाब के अलावा एक लाइन आप एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो आपका नंबर भी काट देते हैं कि तुमने यानी अपना सोच भी कैसे लिया तुमने कि इसको अलग भी लिखना है, ये जो सालों से चलता चला रहा है यही जवाब है इसका, अपनी तरफ से आप कुछ कर भी नहीं सकते। यानी इतना लकीर का फकीर बना के रखा हुआ है कि वो बच्चे अपना सलाहियत या अपनी सोच या अपना कुछ इस तरह से भी यानी लिख भी नहीं सकते, इस तरीके का सीन जा रहा है। दूसरा आप ये भी समझती है कि क्लास में जो जो बच्चों की इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रही होती, उसकी क्या वजह है? एक तो ये बहुत सारे हमारे देसी अवाम जो है, हमारे देसी स्कूल्स के अंदर क्या है कि टीचर्स सॉरी टू से अब्यूजिव लैंग्वेज, बहुत सारे लड़कों के भी, लड़कियों में तो फिर सिर्फ लैंग्वेज तक बात रहती है, लड़कों की तरफ तो हाथ भी उठाते हैं टीचर्स। बॉयज सेक्शन के अंदर तो हाथ भी उठाया, फिजिकल भी हो जाते हैं लड़कों के साथ। और जो गर्ल्स सेक्शन है उसमें भी आप बड़ी-बड़ी लड़कियों के साथ, अगर मैं खुद यानी जानती हूँ, मेरे पास तो ऑब्वियसली बीइंग सोशल वर्कर बहुत सारे केसेस आते हैं। बाकायदा टीचर्स बच्चों के साथ, जो बच्चियाँ 9वीं 10वीं जमात की बच्चियाँ हैं, वो ऑलरेडी पीयर प्रेशर होता है, एक तो खानदान की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर होता है कि बेटा कि तुम्हारी खाला की बेटी तुमसे आगे जाने नहीं चाहिए, तुमने ही टॉप करना है और तुम्हारा बस दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, टॉप में बस मेरा ही बच्चा पूरे खानदान में ये हो, एक प्रेशर वालिदैन की तरफ से प्रेशर होता है। फिर टीचर्स भी जो और उसके ऊपर जैसे कहते हैं कि आखिरी जो नेल होता है वो ताबूत के ऊपर वो लगा देते हैं कि इस तरह के यानी अब्यूजिव बकायदा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि तुम तो डफर हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती, तुम तो फेलियर हो, तुम तो बस बस बंद कर दो, तुम्हारे लिए तो फेल ही है, तुम तो बोर्ड में कुछ कर ही नहीं सकती। तो आप सोचें जब एक बच्चा अपनी टीचर से इस तरह से सुन रहा है जो ऑलरेडी प्रेशर में, बोर्ड के एग्जाम्स में बच्चे कितने प्रेशर के अंदर होते हैं। अब टीचर ही कह रही है कि तुम तो डफर हो, तुमने तो कुछ करना ही नहीं है, तुम तो कर ही नहीं सकती, तुम तो बंद कर लो, खत्म हो गया। तो आप बताएं बच्चा क्या करेगा, किस तरीके से आगे कैसे बढ़ेगा जब उसको यहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है, अपनी टीचर ही नहीं कह रही कि नहीं बेटा बच्चे परेशान हैं, अगर कमजोर भी हैं, आप तो आखिर आपका काम तो ये थोड़ी है इसको डफर कहना, आपका काम आखिरी दम तो ये बेटा तुम कर लोगी, बेटा तुम कर लोगी, तुम पास हो जाओगी। 2 मिनट ज्यादा लगा दे बच्चे के साथ। क्या कहती हैं आप? अच्छा, इसमें मैं आपको ना 2-3 बातें आपको कहूँगी। पहली बात है कि जो बॉयज़ वाली बात है। अच्छा, आप उसको साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मैं टीचिंग को साइकोलॉजी के साथ बहुत लिंक अप करती हूँ। सही। मेल को अल्लाह ताला ने ना बहादुर बनाया बाय नेचर, वो निडर है, सही डरता बात। नहीं है। सही बात स्टूडेंट है। भी मेल है, टीचर भी मेल है। दोनों के हाँ। दरमियान में एक्चुअली वो साइकी हाँ। चल रही होती है। तो वो अब जो कि टीचर है ना, बड़ा है, तो उसको अपना होल्ड कायम करने के लिए उसको फिर आगे मारना पड़ता है। ये आप समझे कि ये ट्राइब्स वाली कहानी होती है कि जो कमजोर होगा उसको आप मार के ना दबा लें। मेल सेक्शन में इन एक्चुअल ये चल रहा होता है, क्योंकि अगर आप बॉयज को अपने साथ मेल टीचर फ्री करेगा ना, तो चूंकि लड़का एक बहादुर नेचर का होता है, डरता नहीं है, वो टीचर के यहाँ बैठ जाता है, उनको इस बात का डर होता है। और आपको पता है मेल हमेशा लीडर के तौर पर काम करता है, और एक स्कूल में लीडर्स नहीं रह सकते। इसलिए कभी भी जो मेल टीचर्स हैं वो बच्चों को इस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे कि ये लीडर बन के आए। बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं। मोस्टली मेल टीचर बहुत सारी चीजों को बॉदर भी नहीं करते। उनके हम्म। नजदीक एक बच्चे ने सिगरेट पी लिया तो वो ये कहेंगे कि क्या है, एज का तकाजा है, पी लेने दो। क्या हुआ, गाली दे दी, कोई नहीं, चलता है इसमें, इधर थप्पड़ मार दिया, इधर मार दिया। फिर लड़के भी ग्रुप बना के एक दिन टीचर को पकड़ के पिटाई लगा देते हैं। ये उनका सिनेरियो बिल्कुल इस तरह का है। वो हालांकि चाहें तो मेल टीचर इस पर भी काम कर सकते हैं कि भाई हमने दो एक जैसी नेचर रखने वाले आपस में कैसे कोलैबोरेशन से रह सकते हैं, लेकिन हमारे मेल टीचर नहीं, इतनी एफर्ट नहीं करते। इसलिए बॉयज सेक्शन मोस्टली स्कूल का बिगड़ा हुआ होता है। जहां तक है गर्ल्स सेक्शन की, अल्लाह ताला ने औरत को चूंकि माँ के तौर पर बनाया है, वो बेचारी पैदा होती है और उसको कान में डालना शुरू करते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। तो वो जब टीचिंग प्रोफेशन में भी जाती है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी उसके दिमाग में गूंज रही होती है। अब्यूजिव लैंग्वेज जब एक टीचर इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो घर में यही सब कुछ देख के आ रही होती है, उसको ये लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट को इसी अब्यूजिव लैंग्वेज से सुधार सकती हूँ। कुछ होती हैं जो बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं, कुछ होती हैं जो डांट के एक बात को समझाने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि वो इसी तरह के बैकग्राउंड से आ रही होती हैं। लैंग्वेजेस हमारी इसी तरह डेवलप होती है ना। जो पोलाइट होती हैं उनके घर का मोस्टली माहौल पोलाइट होता है। अच्छा, जब आप अपनी क्लास में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमारे पेरेंट्स वाकई कंप्लेन करते हैं, क्योंकि बच्चे भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं और वो घर में जाके बताते हैं कि आज हमारी टीचर ने हमें डफर बोला,
अच्छा, जब टीचर की ये जो वर्डिंग है बच्चे के दिल में, समझे आप सहीफ़ा लिख रहे हैं, बच्चे के दिल में लिखी जा रहे हैं कि तुम डफ़र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हालाँकि टीचर का इंटेंशन ये नहीं होता, लेकिन उसको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कैसी, आप समझे, छुरी चला रही है बच्चे के ऊपर, अंदाज़ा नहीं होता। टीचर चाह नहीं रही होती बच्चे का बुरा करना, लेकिन उसको तरीका भी नहीं आ रहा होता कि मैं इस बच्चे को क्या कैसे समझाऊँ। और जो दूसरी टीचर हैं जो पोलाइटली वे करती हैं, उनके साथ क्या मसला होता है, उनके साथ बच्चे अटैच हो जाते हैं। अब पेरेंट्स को लगने लग जाता है कि हमारे बच्चे तो टीचर के साथ अटैच हो गए, टीचर ने तो जो कहा तो बच्चे वही करेंगे। वो भी प्रॉब्लम पैदा करते हैं टीचर्स के लिए। वो उन टीचर्स के पास भेजना बंद कर देते हैं, वो स्कूल से भी ले लेते हैं कि ये तो बहुत बॉन्डिंग हो रही है, अब तो ये बिल्कुल ही टीचर के साथ चला गया है और हमारी तो वैल्यू सिफर हो गई है। ये वाले मसाइल भी टीचर्स को फेस करने पड़ते हैं। बाज दफा टीचर कोई ऐसी वैल्यू सिखाता है, पेरेंट के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है। वो कहती है हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, आपने बच्चे को ये बात क्यों की। मोहतात मतलब टीचर मोहतात रवैया इख्तियार करती है, लेकिन मसला फिर यही आता है कि चूँकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, तो कौन-सी बात कब किसको बुरी लग जाए वो नहीं अंदाज़ा होता। इसमें हम मार्जिन देते हैं, टीचर को भी, स्टूडेंट को भी। लेकिन एक जो सोशल नॉर्म आपने अपना सेलेक्ट किया हुआ है ना, कि आप अब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, क्लास में इंसल्ट नहीं करेंगे बच्चे को। अगर आपके बच्चे को नहीं आता, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि तुम बेवकूफ हो, जाहिल हो, तुम्हें बात समझ नहीं आती। हम अपने बच्चे को कैटेगराइज़ कर देते हैं कि आपकी क्लास में गोल्डन बच्चे हैं, जो क्रीम है, आपकी क्लास में सिल्वर है, जो नॉर्मल है, और आपकी क्लास में ब्राउन्स बच्चे होते हैं, जो टाइम लेते हैं सीखते हुए। तो जब टीचर ये समझ जाती है ना कि हमारी क्लास में ब्राउन्स बच्चे फिर रहे हैं, तो हम ऐसा करें कि हम जो एक्टिविटी डिज़ाइन करें वो इनके हिसाब से होंगे। क्योंकि ये 2 जो आपकी लेयर है वो तो सीख चुकी होगी। तो हर स्कूल को, एक पेरेंट्स को जब भी अपने बच्चे को किसी स्कूल में डालना है, किसी टीचर के पास लेके जाना है, वो ये देखे कि हमारी टीचर का कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, क्या आपके बैकग्राउंड के साथ मैच करता है? क्या आपकी टीचर बात करते हुए, मज़ाक करते हुए किस तरह के अल्फाज़ इस्तेमाल करती है? क्योंकि टीचर तो यूज़्ड टू है उसके साथ। आप यूज़ टू नहीं है ना। और टीचर को यही ट्रेनिंग्स ये बताती हैं, पूरी-पूरी प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग के पूरे-पूरे कोर्स होते हैं, जो आपको ये बताते हैं, आप य हैरान होंगी कि जब आप क्लास में एंटर होती हैं, आप क्लास में टाइम के दरमियान में खड़ी कहाँ-कहाँ होंगी। अगर आप लेसन शुरू करेंगी, आप कहाँ खड़ी होंगी। लेसन को में जब कोई एक्टिविटी करवाएँगी, तो कहाँ खड़ी होंगी। आपका काम बोर्ड पे खड़े होना या चेयर पे जाके बैठ जाना और बोलना नहीं है। आप कहाँ खड़ी होंगी, बच्चे के साथ जाके, किस बच्चे के साथ कब जाके खड़ी होंगी, कितनी ज़बान इस्तेमाल करनी है, आपकी जेस्चर कैसे होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपका कैसे होना चाहिए, कितनी बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, अब आपका असल इम्तिहान है कि अब आप क्या करेंगी? ये सब सिखाया जाता है, इसी सीपीडी में सिखाया जाता है कि सीपीडी टारगेट करता है कि आप एक्चुअली आप क्या सीखना चाहती हैं? आप कहाँ हैं और आप क्या सीखना चाह रही हैं? तो हमें ये देखना चाहिए कि आपका वीक एरिया क्या है। स्कूल्स में ये वीक एरिया है। मैनर्स मैनर्स हमें शुरू से सिखाए जाते हैं, जो हम बदकिस्मती से आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। सही। बहुत शुक्रिया आपके प्रिसाइज़ जवाब का। अच्छा मुझे ये बताएँ जो टीचर्स हैं वो फ़ेवरेटिज़्म भी करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? और कंपैरिज़न अच्छा, शुरू कर देते हैं कि तुम तो फेवरेटिज्म नहीं नहीं करते, लेकिन वो हो जाता है वही ना, मार्जिन यानी पे। क्लास में अगर इस तरह से कहते हैं कि इसको देखो ये तो टॉप करती है, इसको तो 2 मिनट में समझ में आता है। तुम क्यों इतनी यानी ऐसी हो कि तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब एक क्लास के अंदर ही टीचर फ़ेवरेटिज़्म करना चाहिए, तो आप क्या समझती हैं कि टीचर को ये यानी ऑफ़िशियली और पब्लिकली बोलना चाहिए क्लास के अंदर कि बेटा ये मेरी फ़ेवरेट है, देखो ये तो सब कर लेती है। तो ये क्लास में ये बच्चों के दरमियान क्या इरेक्ट कर देगा? अच्छा, अब देखें फेवरेटिज्म हम ना इस तरह से लेते हैं, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस है। आप लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, हामी भी भर सकते हैं। अच्छा, होता ये है कि टीचर चाहती नहीं है, लेकिन फेवरेट हो जाते हैं बच्चे। वो बच्चे इसलिए हो जाते हैं, उनकी अपनी आदतें होती हैं। कोई बच्चा टीचर की बात मान रहा है तो ज़रूर वो टीचर का फ़ेवरेट हो जाता है, क्योंकि टीचर को उसके ऊपर एनर्जी कम ज़ाया करनी पड़ती है। कोई बच्चा याद करके आ रहा है तो टीचर को कम एनर्जी ज़ाया करनी होती है कि ये सीख लेता है।
फेवरेटिज्म में आ जाते हैं बच्चे, टीचर चाहे ना चाहे। कुछ बच्चे टीचर के नापसंदीदा भी हो जाते हैं, वो भी, उसमें भी टीचर का इख्तियार नहीं होता। वो इरिटेट कर रहे होते हैं क्लास में। बास बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि टीचर नहीं उनको जवाब दे पा रही होती, या वो बच्चों मेल्स खास तौर पर, जब कोई फीमेल मेल को पढ़ाना शुरू करती है तो मेल चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं, आ जाती है। ये एक नॉर्मल क्लास में आपको सिनेरियो मिलेगा। अब टीचर का क्या इम्तिहान होता है कि वो इस चीज को बैलेंस कैसे करेगी, इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। घर में भी कोई बच्चा फेवरेट होता है, कुछ लेस फेवरेट होता है, लेकिन आप उसको हावी तो नहीं होने देती ना। अगर आपका एक बच्चा आपको इरिटेट कर रहा है तो आप उसके साथ ऐसी जबान तो नहीं यूज करेंगे ना कि उसका मजीद दिल हर्ट हो। ये अल्लाह ताला ने आपको बनाया इसी तरह से है कि कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई न्यूट्रल आप रहते हैं। टीचर को क्या करना होता है, अपने आप को बैलेंस करना है कि अगर एक बच्चा अच्छा है तो अब वो जो कि उसके पास टाइम बच गया, वो उस बचे हुए टाइम को यूज करे, उस बच्चे को ऐसे एंगेज करे कि वो उसके लिए हेल्पर बन जाए। जब और लेकिन उसकी ज़बान से अल्फाज़ ऐसे ना इस्तेमाल हो कि बाकियों का दिल खराब हो, बल्कि मोटिवेटेड अंदाज में हो कि देखो उसका काम खत्म हो गया था, वो मेरी हेल्प कर रहा है, तुम जल्दी से काम खत्म करो और मेरी हेल्प करवाओ, मेरे साथ करवाओ। देखो इसको टॉपिक समझ आ गया, ये बाकियों को समझा रहा है, तुम भी जल्दी से समझ लो ताकि तुम अपनी साथ वाली को समझा सको। इसलिए क्लास में ये जो ग्रुपिंग करनी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम क्लास में ग्रुप्स बनाते हैं तो हम क्लास में ग्रुप्स कैसे बनाने, हमें ग्रुपिंग बनाते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए, चैलेंजिंग बिहेवियर वाले को और अच्छे जो गुड कंडक्टर होता है उसको कैसे हमने साथ रखना है, एक आपका जो गोल्डन कैटेगरी और एक ब्राउन है और एक सिल्वर है उसको कैसे इकट्ठा करना है। आपने बच्चों से ही काम लेना है, स्मार्ट एजुकेशन, उनकी ही एनर्जी को यूज करते हुए। लेकिन बात फिर वही आती है कि जब आप इस बात की अहमियत को समझेंगी कि आपके अल्फाज निकले हुए मुंह से बच्चों की जिंदगियां बदलती हैं, तो आपने सोच समझ के निकालनी है। आपको बच्चा अच्छा लगता है, बाकी क्लास को बताने की क्या जरूरत है। आपको अच्छा लगता है ना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बाकी क्लास की तो पर्सनल चॉइस नहीं है। आप क्लास में ऐलान नहीं करें कि ये अच्छा, इसने अच्छा कर लिया है, तुम भी ऐसा कर लो। आप इस बात को पॉजिटिवली क्लास में यूज करें। ये सब टेक्निक्स हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट सीपीडी का टूल है जो आपको ये समझाता है कि आपने क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने पीर लर्निंग कैसे करनी है, बच्चे बच्चों के साथ मिलकर कैसे सीखेंगे, ये सब सीपीडी का हिस्सा है। सही। अच्छा, जो टीचर होती है उसकी अपीयरेंस से भी बच्चों पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जैसे मैं छोटी थी, मुझे याद है जो हमारी क्लास में जो टीचर्स बहुत तैयार होकर आती थी ना, तैयार का मतलब ये नहीं कह रही कि मैं बड़ा ब्रांडेड चीज़ें पहन कर आ रही हूँ, मगर ज़रा अच्छा एक लुक हो टीचर का, बड़ा अच्छा से तैयार होकर कंघा किया हुआ अच्छा-सा। बाज़ औक़ात आपने देखा जैसे स्कूलों में टीचरें बस ऐसे ही कोई हुलिया पे ज़रा-सा भी कोई अपना कॉन्संट्रेट नहीं करती हैं, ऐसे आके क्लास के सामने जैसे एक रूटीन वर्क है जी, करना है, सोते-सोते उठे आए, जल्दी से पढ़ाना शुरू कर दिया। आप समझती हैं कि टीचर्स को अपना थोड़ा-सा लुक के ऊपर भी, अपीयरेंस के ऊपर भी थोड़ा-सा काम करना चाहिए। मुझे याद है जब मेरी टीचर्स बड़े अच्छे-अच्छे तैयार होकर आती थी, हम रोज़ाना एक्साइटमेंट में इसी इसी यानी एक्साइटमेंट में टीचर का इंतज़ार कर रहे होते थे कि यार कल देखो ऐसी जूती पहन कर आई थी और आज कल इस तरह की ड्रेसिंग करके आई थी, तो आज देखो यानी एक वही एक एक्साइटमेंट हमारी बच जाती है, तो उसी में हम इंतज़ार कर रहे होते हैं बाकायदा, पढ़ाई तो फिर बाद में आ जाती है। और फिर वो टीचर यानी वो सब चीज़ें आपकी एक बड़ा दिलचस्पी से बच्चा पढ़ने भी शुरू हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? और दूसरा असल ये में कि आप जी जी। दूसरा ये कि 2 तरह के टीचर हमें ज़िंदगी में हमेशा याद रहते हैं। एक तो वो टीचर जो आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझाता है, पढ़ाता है और पूरे यानी ज़िम्मेदारी जो एक टीचर की पूरी कर रहा होता है, वो याद रहता है, जिसकी वज़ह से हम अच्छे नंबरों से पास होते हैं। और दूसरा एक वो टीचर भी याद रहता है, जो सारी ज़िंदगी आपके ऊपर क्लास में ज़ुल्म कर रहा होता है। जैसे मेरे भी एक टीचर थे, वो मुझे हमेशा एक टीचर थे, यकीन माने उनका हमेशा वो मुझे यकीन करें क्लास में ये कह रही होती थी कि फातिमा आप कुछ मैथ्स में तुम कुछ नहीं कर सकती हो। मुझे बाकायदा ये कहती थी और यकीन जैसे मैं कह रही हूँ ना देखें ये लाइफ टाइम ये जुमले याद रहते हैं इंसान को। आज भी मैं ये जुमला नहीं भूली हूँ। मुझे क्लास के अंदर बल्कि पूरी क्लास के सामने कहती थी कि तुम मैथ्स ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकती हो और तुम तो बस बोर्ड के एग्ज़ाम में भी जो तुम पास नहीं हो सकती, मैं तो वो सोच रही हूँ तुम क्लियर कैसे करोगे ये। यकीन करें मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट हुआ।
मैंने बैचलर्स किया आर्किटेक्चर के अंदर, उसी चीज को मैंने जो है जाके एज चैलेंज लिया कि इतनी बेइज्जत होती थी क्लास के अंदर कि मैं मैथ्स में कुछ कर ही नहीं सकती, और वही मैंने अपना जैसे कहते हैं मेन सब्जेक्ट लेकर बैचलर आर्किटेक्चर में मैंने किया। मगर वो टीचर मुझे, क्योंकि मैं हर वक्त टेंशन में रहती थी, अक्सर रोती थी घर आकर, और बेइज्जती सी एक ऑब्वियसली एक ऑफेंसिव सा आपके एनवायरनमेंट बन जाती ना, आपके दोस्तों के आगे आप 9वीं 10वीं जमात में पढ़ रहे हैं, सब बड़े बच्चे हैं, वो इज्जत का एक मामला भी आ जाता था। दूसरे दिन फील नहीं होता था कि यार उनकी क्लास से भागने का दिल करता था कि ये फिर आएंगे मुझे इस तरह से यानी बेइज्जत कर रही होंगी। मुझे इतना मैथ समझ में नहीं आती थी, क्लास में इतनी मैथ्स में अच्छी नहीं थी, मगर उसी चीज को शायद इतना बेइज्जत हुए क्या हुआ कि उसको इतना सीरियस लिया कि वही मैंने अपना जो है मेन सब्जेक्ट लेकर उसी में मैं बैचलर कर लिया। मगर वो इस तरह के टीचर आज तक मुझे भूले नहीं। आप क्या कहती हैं? अच्छा, टीचर्स मेमोरीज क्रिएट करती हैं ना, अच्छी मेमोरी और बुरी मेमोरीज। टीचर्स, आपकी जो स्कूल टाइम है ना, ये आपकी एल्बम होती है, ये आप याद रखें। उस एल्बम में अच्छी तस्वीर लगे या बुरी तस्वीर लगे, वो आपको याद रखती है। और आपका ब्रेन, जो कि आपका अगर कनेक्शन किसी गंदी टीचर से, बुरी टीचर से हो जाता है, तो आपका ब्रेन ऑटो उस पर लग जाता है, वो आपको रिकॉल करवाता है। जब कोई ऐसा, आप जब भी कोई ऐसा बंदा देखेंगे या उससे रिलेटेड कोई गुफ्तगू होगी, वो मेमोरीज आपको फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। अभी आपको फिर याद आ गया कि वो टीचर जो थी ना, वो मुझे टॉर्चर करती थी। वो होता, अच्छा फिर यूं होता है, ये टीचर मुझे अभी अच्छा कभी टीचर कभी की। मुझे अभी कभी कभी आप यकीन नहीं करेंगे, कभी कभी ख्वाब में भी नजर आती हैं। आपको, आप ना उनसे बहुत ज्यादा वो हो गई हैं, मतलब डर पैदा हो गया है। गो के आपने उनकी हाँ, अपनी हाँ। उसको बना लिया ना, स्ट्रेंथ तो बना लिया, आपने कर तो लिया, लेकिन वो बात खड़ी हो गई आपके दिल में। मेमोरी रही वो, अभी कभी ख्वाब में ऐसे होता है, नजर आती। ऐसा ही है असल में। अब आपकी पता साइक इसके पीछे क्या चीज आ रही है, आपके इसके पीछे एंगर है। वो आपका एंगर नहीं कम हो रहा, वो आपका एंगर इतना शदीद है कि वो बातें रिकॉल कर रहा है। दो तरह से हम रिस्पॉन्स करते हैं ना, या तो आप बिल्कुल ही चीज को भूल जाते हैं, आपका दिमाग आपको सेहतमंद रखने के लिए वो मेमोरी इरेज कर देता है, इरेज नहीं करता, दबा देता है। या आपकी नेचर के हिसाब से आपके को इतना इस बात पे गुस्सा है कि वो आपको रिकॉल होती है चीज बार 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 बार। और जितनी दफा रिकॉल होगी, आपके जिस्म में वो ही कैफियत होगी जो उस वक्त होती थी जब टीचर उसी वक्त डांटती थी। कैफियत होती, हाँ। सेम वही होगी, सेम आपको वैसे गुस्सा आएगा या पसीना आएगा या दिल की धड़कन तेज होगी, डर लगेगा। बाज बाज लोगों का स्टमक उलट जाता है, उसको वॉमिट की कैफियत होने लग जाती है। एंग्जाइटी, तो हाँ। आप खुद बताएं, जब आपकी क्लास में एक टीचर ऐसा प्रेजेंट है और इतने साल गुजरने के बाद आपको याद है, तो जो आपके बच्चे फिर सुसाइड सही तो कर रहे हैं। सही बात है। हमारे साथ हमारे माँ बाप का कनेक्शन स्ट्रांग था, बाकी टीचर्स का कनेक्शन स्ट्रांग था। आपने उस टीचर को से मिलने वाली अजियत को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आपने मैथ्स को मेन लिया। हमारे बच्चों के पास तो ये अवेलेबल नहीं है। हमारे बच्चे फिर सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड करते हैं, एग्जैक्टली। ठीक कर रहे हैं ना फिर वो। इसीलिए उनका मैंने माँ जिक्र बाप के किया। साथ कनेक्शन ही नहीं है, टीचर के हाँ, साथ भी नहीं है। इसीलिए मैंने जिक्र फिर किया वो कि क्या देखिए, करें। बच्चे हर एक तो इतना उसमें नहीं होती कैपेबिलिटी कि भाई उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना ले। जी, ये ट्रॉमास जो है बच्चों को सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ ले जाते हैं। और फिर ये इस तरह की बातें भी बिल्कुल करना ऐसा कि है। अगर तुम फेल हो गई, और घर वाला भी प्रेशर मिल रहा है कि तुमने फर्स्ट आना है, तुमने टॉप करना है, स्कूल वाले भी प्रेशर दे रहे हैं कि भाई आपका जो हम बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी, तुम तो फेलियर हो और तुम अच्छे नंबर नहीं लेकर आई हो। तो बच्चे क्या करते हैं, अब वो जिस दिन रिजल्ट आ गया, हम आप इस चीज पे आपने देखोगे एक ड्रामा भी बना कि बच्चे ने बकायदा सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि इसी इसी प्रेशर और से कि उसकी माँ ने कहा कि देखो आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, बाप ने कहा आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, याद रख लेना, अगर तो तुम फेल हुए हो तो तुम घर वापस नहीं आए। उस बच्चे ने जो है वो खुदकुशी कर ली। ऐसा ही है, हमारी एज एन पेरेंट और टीचर हम बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पर छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी। जो जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं ना, अब हम, आपको पता है कि विजन 2030 की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो वो हैं, क्या हैं, जो किंग के बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने विजन 2030 बहुत सोच समझ के रखा है। उन्होंने बिल्कुल। ऐसे नहीं रखा कि हम विजन 2030 रख रहे हैं। इसके बाद आपको दुनिया बहुत ही चेंज मिलेगी। विजन 2030 आपकी इस दुनिया, इसकी और इसकी लाइफ के दरमियान में बस आखिरी साल है। उसके बाद दुनिया में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो अब मौजूद है, जिन पर हम काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग पे कर रहे हैं और इस पे कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स आज भी
नंबरों के पीछे जा रहे हैं। वो बच्चों के अंदर पैदा होने वाली, बच्चे ना कुछ अपने अंदर डिसेबिलिटीज लेके पैदा होते हैं। उसकी बुनियादी वजह खुराक है, जो खाने हम खा रहे हैं, हम बिल्कुल, जो फ्राइड फूड खा रहे हैं या जो कैन और टिन के खा रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप लोगों के लिए हैरान कुन होगी, जो आप लोग घर में ऑयल यूज करते हैं, हम कहते हैं ना कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर हेल्दी, ये आपके डीएनए में रैप्चर कर रहा है। इसकी वजह से ऑटिस्टिक बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो सही, रैप्चर हो जाता है, तो वो जीन्स प्रॉपरली नहीं उसमें ट्रांसफर होते, तो हम कहते हैं हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कि डिसेबिलिटी के साथ बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और मेंटल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म हो गया, एडीएचए हो गया, इसके अलावा 14 ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो लर्निंग से रिलेटेड है। एक बच्चा ऐसा है जो सब कुछ अच्छा करता है, वो आप की तरह वो मैथ्स नहीं कर पाता, वो डाई कैलकुलिया होता है। फिर हम उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं कि इसको मैथ्स की तरफ कैसे लेकर आना। एक सही बात। बच्चा है जिसका ओरल बहुत अच्छा है, लिख नहीं सकता, वो डायग्राफिक चाइल्ड होता है, हमने उसका प्लान भी वैसे बनाना होता है। इसी तरह आपने वो आमिर खान की मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसने एक स्पेशल इशू एड्रेस किया था डायलेक्सिया का, कि वो कहता था मुझे वर्ड्स नाचते हुए लगते हैं, बी डी की जगह ज़बरदस्त, हाँ, चला गया सी, बहुत अच्छे। ऐसे उसने लिख दिया ईशान वाली स्टोरी। आपके बच्चे इन डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, हम में भी कहीं ना कहीं थी ये डिसेबिलिटीज। हम में से 90% लोगों का ये ख्याल होता है ये जब बड़े होंगे ना ये ठीक हो जाएंगे। सही वो बात कम है, भी हो जाती हैं बड़े होने के साथ। जब एक बच्चा छोटा होता है उस पर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, मम्मा कह रही है तुम्हारी राइटिंग साफ नहीं है, भाई आपने साफ राइटिंग क्या करनी है, मोतियों जैसी राइटिंग चाहिए, आपने मोतियों से हार तो नहीं बनाना, छोड़ दें उसको, वो अगर जितना भी लिख रहे। आपको मैं बताऊं कि ओ लेवल वाले जब आप इसके एग्जाम देते हैं आईजीसीएसई वाले, वो डायग्राफिक चाइल्ड को जिसकी राइटिंग का इशू है उसको 1 घंटा आधा घंटा ज्यादा देते हैं नॉर्मल, क्योंकि वो बेचारा लिख नहीं सकता। हम दिन रात लगे हुए हैं मोतियों जैसी राइटिंग। तुमने ये याद क्यों नहीं किया, तुम्हारे मार्क्स जो हैं 1100 में से 1100 क्यों नहीं है, 80% मार्क्स आ गए, 20% और आ जाते हैं ना। आप अगर ऐसे नंबरों के दरमियान में दौड़ते रहेंगे, अच्छा टीचर भी इंटेंशन माँ बाप की पहचान लेता है, वो भी उसी नंबर के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। यहाँ 99% पेरेंट्स का कसूर है, जो ख्वाहिशें वो खुद नहीं पूरी कर सके होते वो बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। आपके सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो बाकी कौन क्या करेगा। अब आप देखें बच्चे का सर्कल ऐसे चल रहा है, यूं चलना वो यहाँ से सलवाता है, सुनता है, ट्यूशन स्कूल गया, स्कूल की टीचर ने मिसबिहेव किया, घर आया माँ से सुना, ट्यूशन चला गया, ट्यूशन की टीचर ने और उसको कहा तुम नहीं पढ़ रहे, तुम ये करो, तुम क्यों नहीं कर रहे। फिर वो अगले दिन सुबह टेस्ट दिया, उसमें उसके मार्क्स कम है। आप देखें तो सही कि आपका बच्चा किस तरह के मसाइल से गुजर रहा है। आपका बच्चा को कौन सी डिसेबिलिटी है, उसको उसके हिसाब से कॉपिंग करवाएं, उसके हिसाब से सिलेबस ना। मैंने ये देखा 50% से ज्यादा बच्चा स्लो लर्नर है हमारा, उसको चीजें याद नहीं होती। अच्छा हम फिर उसके बाद एक बात पेश करते हैं कि तुम्हें गाने तो याद हो जाते हैं, तुम्हें फिल्म के डायलॉग्स तो याद हो जाते हैं। भाई वो तो गाने और फिल्म के डायलॉग्स डांस कर करके और इंटरेस्ट पैदा कर करके बच्चों को दे रहे हैं, आपने ऐसा क्या दिया है। आप तो ऐसे खड़े हो जाते हैं ये ऐसे ऐसे किया और क्लास से बाहर चले गए, आपने बच्चे को क्या दिया। अच्छा आप पेरेंट्स के लिए अगर आप देखें, एक टीचर की पेरेंट्स एक स्टूडेंट नहीं अडॉप्ट कर रहा, एक फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस की कर रहा है, क्यों कर रहा है आप देखिए तो सही। उसने अपना, देखिए फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस भी अपने आप को सेल कर रहा है और एक टीचर भी सेल कर रहा है, मेरी प्रोडक्ट ये मेरे वर्ड्स हैं या जो सही मेरी नॉलेज है। फिल्म सही एक्टर बात। और एक्ट्रेसेस भी यही कर रहे हैं, हम सब एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। उनकी क्यों चीज बिक रही है, उनकी वीडियोस क्यों देखी जा रही है। आप देखिए टिकटॉक पे जो ऐसे फजूल फजूल सी वीडियोस है, उनकी लाइकिंग की रेंज पता नहीं कहाँ जा रही होती है। और एक टीचर या कोई सब्जेक्ट की कोई चीज है, उसकी लाइकिंग 2 है, 3 है, बेचारे 10-10 साल से कोशिश कर रहे हैं, 10 आ गई हैं। आप देखें तो सही वो अपने आप को कैसे बेच रहे हैं और आप कैसे बेच रहे हैं। आप चश्मा लगाए क्लास में आया, उन्हें अब्यूज किया, वो आपको अब्यूज तो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आपने जो आपका दिल करता है आप करें और देखें और हमें हमारे साथ चले। हमें रोनाल्डो भी याद है, हमें एक्टर भी याद है, हमें ये भी याद है रियाद सीजन के इवेंट कब होंगे। हमें ये नहीं याद होगा कि साइंस कंपटीशन कब था, स्पेलिंग बी कब था, क्योंकि हमने इसको वैसे पेश ही नहीं किया। अपेरेंस ही वैसे नहीं दी। सिर्फ टीचर की अपेरेंस जरूरी नहीं है, जो चीज आप पेश कर रहे हैं, जो
पढ़ा रहे हैं उसकी पेरेंट्स भी बहुत जरूरी है। जैसे वो गोल्डन सिल्वर में लपेट लपेट के, आप देखिए साइंटिफिक रिसर्च कहती है आप बच्चे को गा गा के याद करवाएं उसको याद हो जाएगा। आपने कभी कुरान पाक पढ़ते हुए किसी को सुना है? वो कारी कैसे पढ़ाते हैं, बा हिल रहे हैं, ता करके, और वो फिर जब किरात के साथ पढ़ते हैं, जब तरीकाकार यही है, और आप आते हैं एक्सपर्ट चेहरे के साथ 40 मिनट पढ़ाते हैं, बच्चों के सर में दर्द हो जाता है। उनसे 3 घंटे की फिल्म देखी जाती है, 40 मिनट का पीरियड नहीं सुना जाता। सही कह रही तो टीचर्स के साथ, टीचर्स अपने एरिया में बहुत वीक है, पेरेंट्स अपने एरिया में वीक है। असल में काम तो दोनों को करने की जरूरत है। पेरेंट्स इस नंबर से ले आए, आपने क्या करना है बाद में नंबर्स का, मुझे नहीं समझ आती कि अब हम स्किल पे शिफ्ट हो गए। बहुत जब सारे आप, बच्चे, जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नहीं नहीं बहुत कंटिन्यू सारे करें। बच्चे स्कूल के अंदर हम देखते हैं जो अक्सर बच्चे रट्टा मारने में बहुत आगे होते हैं। हमारे अपने बैच के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो फर्स्ट ही आते थे जिंदगी में, यानी बचपन से केजी से मेरे साथ 10वीं जमात तक पढ़े, मगर फर्स्ट से सेकंड नहीं आते थे। मगर आज जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, कोई मैं टॉपर नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के मुकाबले में मैं एक सक्सेसफुल वुमेन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़िंदगी में बड़ा कुछ अपनी इतनी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया है। तो वही ये पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी समझने वाली बात है कि अगर क्लास में बच्चे टॉप आ रहे हैं या बहुत अच्छे नंबरों में वो पास हो रहे हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई बेहतरीन स्टूडेंट है। हो सकता है वो रट्टा मारने में बेहतर हो, उसको समझ में कुछ भी नहीं आता हो। तो हमें जो फ़ोकस करना है, हमारे टीचर्स को जो फ़ोकस करना है, हम यहाँ किसी टीचर की बुराई करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम चाहते हैं कि वो बेहतर हैं, बेस्ट हैं। हम चाहते हैं बेस्ट से और ज़्यादा बेस्ट की तरफ आ जाएँ। जो जो छोटी-मोटी ख़ामियाँ हैं हम में, वालिदैन में, पेरेंट्स में, हम सब मिलके आज जो बात करें, उसको सुधार लें, बेहतर कर लें। तो यही टीचर्स को, वालिदैन को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भई अगर बच्चा दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 10वां नंबर, 20वां नंबर भी आया है, पास हो रहा है, अगर उसको ग्रैस्प हो गया ना, उसका जो कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है, जो मटेरियल जो जो समझाया जा रहा है, जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे यूज होगा, वो समझ में आ गया है, मैं समझती हूँ ये काफी है। बिल्कुल, आप क्या बिल्कुल कहते ऐसे ही है कि आपका, आप सिर्फ एक बात देखें, मैं बार-बार कहूँगी कि आप अपना बच्चा एक टीचर के हवाले कर रहे हैं, उसका मुस्तकबिल हवाले कर रहे हैं। अब आपका बच्चा आगे किसी ऐसी बंदे के पास चला जाए, जो मेंटली थोड़ा-सा रिटायर्ड है, आप मुझे ये समझाएँ, आपके बच्चा तो खत्म हो गया ना। खत्म हो गया? आप आपको पता है बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, उसके लिए रातों को जागना, फीसें इकट्ठी करना उसके लिए, फिर आपने उसके टेंट्रम उठाना। जब आप इतनी मेहनत से एक बच्चा पालते हैं, उसके बाद आप एक ऐसे टीचर को दे देते हैं, जो बच्चे के साथ कोई भी सलूक करे, आप उस माँ की अज़ियत को समझ सकते हैं। इसलिए टीचर्स को सीखना चाहिए। टीचर्स अच्छे या बुरे नहीं होते, टीचर सीख लेंगे तो बेहतर हो जाएँगे। टीचर को खुद भी अंदाजा होगा कि उसका कौन-सा बिहेवियर टॉक्सिक है, कौन-सा नहीं है, और किसको वो रिमूव कर सकती है। अल्लाह ताला ने ये बड़ी बेहतरीन सलाहियत रखी है कि इंसान चीज़ों को रिमूव कर सकता है। अपने बिहेवियर्स पर, अपनी सलाहियतों पर काम कर सकता है। दूसरी बात, आप मुझे बताएँ, आपकी डिग्री ज़िंदगी में कितने लोगों ने देखी है? 2 लोगों ने देखी होगी, 3 ने देखी होगी। 90, जब आपको मैं मुबारकबाद भी देती हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर थी और आपको अब अवार्ड भी मिला है। क्या उन लोगों ने आपकी डिग्री देखी है? उन्होंने कहा कोई है कि मैं इब्राहिम आप आएँ और मुझे अपनी डिग्री दिखाएँ, तो मैं कोई ये अवार्ड दूँगी। आपको ये अवार्ड आपकी स्किल पर मिला है। ये स्किल एग्जैक्टली, आपने पॉलिश की है बैठ के। ये आपके बात पास थी ना ये ये स्किल, बात आपने हमारे इसको, स्कूल जो है स्किल्स पे काम नहीं कर रहे ना। वो कह रहे हैं रट्टा जी। मारो, फुल नंबर लाना है, बस खत्म। स्किल्स पे कोई भी काम नहीं कर रहा। जब आप किसी के पास बैठते हैं ना, उसको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि इसको चीज कितनी आती है, इसने कितनी या आती है? रट्टा मार के की हुई है, या इसको कितनी आती है चीज। उसके बाद नौकरी का भी फैसला हो जाता है, और उसके बाद कोई जो उसने काम करना है उसका फैसला भी हो जाता है। और हमारे माँ बाप हमें पैदा होते ही हमारे कानों में डालने लगते हैं कि आपने नौकरी करनी है, पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। भी जब आपने बच्चों को बनाना ही नौकर है, नौकरी, नौकर नौकर ही होते हैं ना जो नौकरी करते नौकर हैं ही ना है, हम। हाँ, आप एग्ज़ैक्टली। उसको बैड उसमें नहीं लेकर जाएं, जैसे हमने एक वो हाँ, उसको नौकर है। बदमाश को गलत उसमें लिया हुआ है, जबकि बदमाश का मतलब है ऐसा जिसका ज़रिया मौश सही नहीं है, इसका लेकिन हमने उसको मतलब गाली के रूप में ले लिया है। हाँ, इसी हाँ, तरह हमने नौकर को भी गाली के रूप में दे दिया, लेकिन आप कर तो वही रहे हैं। नौकर ही पढ़ोगे है। तो अच्छी जॉब मिलेगी ना,
नौकरी मिलेगी, नौकर आप करें। जब आप बच्चे को, इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखा रहे हैं, तो वो अपना दिमाग कब इस्तेमाल करेगा, जो ये अल्लाह ने उसको देकर भेजा है। वो तो फिर बिल्कुल। उसको, मैं एक सेंटेंस बोलती होती हूँ कि वो उसको फिर पका के खाएगा, क्योंकि उसने यूज तो नहीं करना, क्योंकि वो तो वही बेचारा पड़ा पड़ा जंग उसको लग जाएगा। हमारे पेरेंट्स, प्लीज पेरेंट्स, बच्चों को उनकी मर्जी करने दें, उनको सोचने दें। हमारे पेरेंट्स के नजदीक ओबीडियंट बच्चा वो है जो उसकी बात मानता हो। अगर मम्मा ने कहा है ट्यूशन जाना है तो जाना है, अगर मम्मा ने कहा है 100% नंबर लेने हैं तो लेने हैं। टीचर भी यही कुछ कर रहा है। क्लास में फेवरेट बच्चा कौन सा होता है? जो टीचर की बात मानता है ना, बात बात नहीं, जो बच्चों मानता है। को उनके जी जी पसंद का बोलिए। जो कैरियर है वो भी सिलेक्ट करने नहीं देते, क्योंकि दिमाग जी में बिठाया हुआ है कि बच्चे तुमने जो है ये डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल ही लेना है, या इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि तुम्हारे खालू का बेटा या मेरे दोस्त का बेटा वो सब के सब जो है डॉक्टर्स हैं, तो तुम डॉक्टर के अलावा तो चाहे बच्ची कहेगी अम्मा मैं है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। अब बच्चा वो फेल हो रहा है, उसको मार रहे हैं, स्कूल से भी जो है उसको बेचारे को फटकार पड़ रही है, घर वाले भी, वो बच्चा फिर फेल हो रहा है, फिर सप्ली दे रहा है, मगर लगे पड़े कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। इसके अलावा अगर बच्चा आर्ट्स की बात कर ले तो अरे सब हैरान, सब आर्ट्स, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम्हारा क्या, यानी आर्ट्स को तो ऐसे ले लिया। हालांकि आपने देखा है इस वक्त सबसे ज्यादा आर्टिस्ट ही कमा रहे हैं जो देखे जो कमाने वाले हैं वो आर्टिस्ट ही कमा रहे हैं। मगर ये कि ऐसे और ही ऐसे ऐसा ही है ना, एक तो ऐसे ही है, ऐसे। बच्चों को एक तो कैरियर को चूज करने की उन्होंने चॉइस नहीं दे रखी बच्चों को, और दूसरा उनको रिस्क रिस्क टेकर नहीं बनाया हुआ है। क्या होता है हमारे स्कूलों के अंदर, जैसे आपने भी कहा अभी कि बच्चों को कह दिया कि तुमने जॉब करनी है, नौकरी करनी है। अब वो बच्चा बचपन से सोच रहा है नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। अब वो या इसको ये नहीं, जैसे बिजनेस में आने को कहते ही नहीं है, क्योंकि वो एक रिस्क वाली बात है कि हुआ नहीं हुआ, पैसे आए नहीं आए, रिस्क टेकर्स और वो बना दिए डर हैं। है ना, डर बचपन से एक है, डर डाला हुआ है ना, कि अगर अपना काम करोगे ना पैसे डूब जाएंगे, तो वो हम डूब उस जाएंगे, डर से बाहर ही नहीं निकलते। आ रहे नहीं आते, तो क्या होता है जब पैसे डूबते हैं, जब बच्चे प्रैक्टिस, ये यानी हम बताना चाह रहे हैं आज कि ये स्कूल लाइफ में सिखाना चाहिए बच्चों को, रिस्क टेकर होना चाहिए उनको, ये पहले बताना चाहिए, बल्कि सक्सेस से पहले फेलियर के बारे में बताना चाहिए कि बेटा, जब हम फेलियर के बारे में नहीं बताते ना, बस टॉप 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 टॉप, पहला नंबर पहला नंबर पहला नंबर आना है, फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते ना, क्योंकि हो सकता है बच्चे रट्टा मार के सारी जिंदगी फर्स्ट आते रहे हों, अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं, जब वो फेल होना शुरू होते हैं, जब उनको नौकरियां नहीं मिलती, जब उनके बिजनेस डूब डूब जाते हैं, तो क्या हार्ट अटैक्स आते हैं, बीमार हो जाते हैं, घरों में पड़े होते हैं, दिल के दौरे पड़े हुए होते हैं, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं है कि भाई हारोगे भी, फेलियर भी जी आएंगे, कभी तनख्वाह नहीं भी मिलेगी बेटा, किसी किसी महीने तुम पूरे महीने भी काम करोगे, जो सदिया के हालात इस वक्त हो रहे हैं, टीचर्स पूरे जी पूरे महीने काम काम कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही। इन चीजों के बारे बिल्कुल। में आप कैसे इलेबरेट करेंगे? ये देखें, सीपीडी का एक टूल है, असल में सीपीडी एक फ्रेमवर्क है जिसमें 12 इसके सेशंस होते हैं, 12 मतलब इसके मॉड्यूल्स हैं। उसमें एक मॉड्यूल 21 सेंचुरी स्किल्स का है। 21 सेंचुरी स्किल्स में 21 स्किल्स हैं या उससे भी ज्यादा है। उन स्किल्स में ये बात सिखाई जाती है कि आपने फेलियर को हैंडल कैसे करना है। कैसे आप करें? देखें कि ये आपकी लाइफ के हर इरे को कवर करेगा। बड़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये बनाया है कि आपने 21 सेंचुरी स्किल बच्चों में पैदा कैसे करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी टीचर समेत हमें यही नहीं पता कि क्रिएटिविटी क्या है। हम क्रिएटिविटी क्या है, सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। हम जब अपने बच्चे के दिमाग में डालते ही यही है कि तुमने फर्स्ट आना है, तो उसका मतलब है वो सेकंड भी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता मार्जिन सही, भी हमने उनकी जिंदगी से खत्म कर दिया, चॉइस भी खत्म कर दी, तो वो प्राइस भी खत्म सेकंड भी कर नहीं दिया। आ सकता। तो जो बच्चे सारी जिंदगी फर्स्ट आते रहते हैं उनका सुसाइडल रेट ज्यादा है कंपैरेटिवली बैक बेंचर्स का, क्योंकि सिखाई बैक नहीं। बेंचर्स फेलियर हो रहे होते हैं ना, उनको टैकल करना आता है। तो हाँ, टीचर्स को इसमें सिखाया जाता है कि आपने बच्चे को फेलियर होने के बारे में कैसे इलेबोरेट करना है, उसको गिर के कैसे उठना दोबारा कैसे सिखाना है। सिखाना है, हाँ। ये सिखाए, बिल्कुल सिखाया जाता है। दूसरी बात, बच्चों को ये सिखाया जाता है उसके अंदर कि आपने क्रिएटिविटी कैसे करनी है। अब आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊंगी। हमारे नजदीक क्रिएटिविटी क्या, आपने स्कूल में देखा तख्लीकी लिखाई लिख कर आए, आपने, जी, उन्होंने जी। एक वर्ड के ऊपर आपको बता दिया, आपने बच्चे ने उस जैसा एक और ऐसे लिखा और हमने कहा वेरी गुड, ये तो क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी तो नहीं है।
आप देखें कि अगर आपका बच्चा इलामा इकबाल की नज़म पढ़ के इलामा इकबाल जैसा नज़म लिख सकता है, वो क्रिएटिव नहीं है, हम इतने सारे इलामा इकबाल क्या करेंगे? हमें या उससे बेहतर चाहिए या उससे कमतर चाहिए ना, एक इलामा इकबाल हमारे पास है, हमें सही दोबारा बात, वही क्यों चाहिए? सही बात। आप क्रिएटिविटी का यहाँ से कॉन्सेप्ट समझें। हमारी क्लास में पहले दिन से जो क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, वो क्रिएटिविटी ये सिखाई जाती है कि आपने मैंने ये मज़मून लिखाया है ना, अब इसको अपने अल्फाज में लिखा है और ये जी तख्लीक है। तख्लीक ये नहीं है, तख्लीक ये है कि अगर आसमान नीले रंग का है, मेरा आसमान लाल रंग का है, तो मैं इसकी क्या रीज़न दूँगा? और अगर मेरी रीज़न जस्टिफाई हो जाती हैं, तो वो तख्लीक है ना। अगर मैं ऐसी तख्लीक ना करती, तो ना तो मेरे पास कंप्यूटर इजाद होना चाहिए था, क्योंकि हम एक जैसी चीजें बना रहे हैं। हम क्रिएटिविटी के नाम पर बच्चों को रिबोटिक्स की क्लास करवाते हैं, जिसमें रिबोट्स बनाना सिखाते हैं। टीचर ने रिबोट बनाना सिखाया, बच्चे ने उस जैसा रिबोट बना लिया। टीचर ने कहा कितने क्रिएटिव है रिबोट। भाई आपने सिखाया, उसने वैसी चीज बना दी। तख्लीक तो तब क्रिएटिव तो थी ना नहीं जब है, वो हाँ, कुछ और बनाता, कुछ और बनाता, हाँ। और जब वो कुछ और बनाता है वो आपको चुभता है, वो इसमें आपको हमारा चुभता है। इसमें हमारा मीडिया भी बड़ा काम कर रहा है ना। अगर आप देखें तो अभी जो है वो जब हम पढ़ते होते थे तो इतना ज़्यादा ये इसकी हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होते थे। इतना ईज़ी एक्सेस नहीं था। हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर जंगल भी बनाने को टीचर देती थी, तो हम सोचते थे कि जी, वो, हाँ, हाँ। मटेरियल मटेरियल भी सोचते थे, कागज़ भी लाना है, ये भी लाना है, पेपर से भी उसमें जानवर खुद बना रहे होते थे चीज़ें वग़ैरह। यानी एक सोच थी कि हमारे ज़माने का बच्चा और आज के बच्चे में क्या फ़र्क है। आज का बच्चा क्रिएटिव नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसको टीचर एक सेंटेंस बनाने को भी कहती है एप्पल का, तो एप्पल वो गूगल में लिखता है, एप्पल के उसको 2000 सेंटेंसेस मिल जाते हैं, एप्पल के ये जुमले वो उठाता है, कॉपी करता है और 10 मिनट में अपना होमवर्क कर लेता है और दोबारा मोबाइल पे खेलने लग जाता है। या उसको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसे गूगल करके मैं देख रही होती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे, यकीन करें, मुझे आई डोंट नो अगर इस वक्त औरतें सुन रही हूँ मुझे छितर पड़ने, मैं देख रही होती हूँ कि उसमें औरतें पूछ रही होती हैं कि मेरे बच्चे को ये प्रोजेक्ट मिला है, अगर किसी के बच्चे ने ये प्रोजेक्ट किया है तो मुझे दे दें, मेरे बच्चे ने जो है वो सबमिट करवाना है कल। अरे यानी खुदा की बंदी, आप ये सोचो, किसी का प्रोजेक्ट किया हुआ, उसमें कोई मसला नहीं है, आप उसको सबमिट कर देंगी। मत ये तो सोचो आप बच्चे को क्या सिखा रही हैं, बच्चा तो वो सीखा ही नहीं जो उसको काम दिया गया है, उस बच्चे ने तो किया ही नहीं वो काम। आपने किया क्या प्रोजेक्ट? एक और पूछ रही थी कि आप ये बताएं हैट किसी ने बनाई हो? वो टीचर ने काम दिया है, क्रिएटिव हैट आपने बनानी है। बच्चे ने वो इसीलिए दिया गया है ना कि उसकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, वो क्रिएटिविटी की जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके। अब आप एक बनी बनाई किसी की कैप ले रही हैं या बनी बनाया किसी का प्रोजेक्ट लेकर बच्चे को आपने दे दिया, तो माँ ही जिसे कहेंगे सुस्त है, और जो वो खुद ही कुछ नहीं करना चाहते हैं, खुद ही अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहते, तो ऐसा बच्चा कल क्रिएटिव कैसे बनेगा? यही यही अब आप रुके, अब मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ फिर सीपीडी के साथ। मैं आपकी और वो हर भी तो है चीज ना को ये सीपीडी से कनेक्ट करूंगी। ये चैट जीपीटी जो आ गया है, चैट जीपीटी ने तो जिंदगी और तबाह बर्बाद कर दी है। वो तो अभी रिप्लेस करेगा ना, आपके प्रोफेशंस को रिप्लेस कर देगा। उन्होंने उसके 2030 के उस बाद कुछ नहीं चैट जीपीटी बचेगा। का भी एडवांस वर्जन आ गया, जो पेड वर्जन मैं कल देख रही थी, चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन आ गया जिसमें आप थोड़ा सा पे करो, उसमें आपने जो वीडियो बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, वो आप सब कुछ आपको बना के दे रहे हैं, यू जस्ट हैव टू पे सम अमाउंट। आप उनको सिर्फ कैप्शन देते हैं कि कैप्शन मुझे दिया आप एक उनको। प्रोजेक्ट चाहिए, वो कहेगा वीडियो में चाहिए, वो क्रिएट हाँ, कर देगा। वो आपको क्रिएट कर रिटर्न देगा। चाहिए, वो क्रिएट कर देगा। हाँ। इसका मतलब है कि एट द एंड क्या हम दिमाग को पका कर ही खाएंगे, हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब आप देखें कि आपका जो टीचर है, टीचर ने यही देखना होता है कि आपका बच्चा किस लेवल पर है। सही लेवल बात है। क्या है ना, जब आपने देखा आपकी टीचर प्रोजेक्ट्स कैसे देती हैं बच्चों को। एक नर्सरी क्लास का बच्चा है, 1 क्लास का बच्चा है, उसको प्रोजेक्ट वो देंगी 6 क्लास के लेवल का, और उन्हें पता होता है ये प्रोजेक्ट उनकी माएँ बना के देंगी, ये बच्चे नहीं माएँ बना बना के के देंगे। देंगी। तो फिर बच्चा वो नहीं बना, तख्लीक की सलाहियत है तो माँ की बढ़ रही है ना, बच्चे का तो कुछ नहीं बच्चे जा की रहा। तो नहीं बढ़ रही। सही बात तो है। वो मैं जब अपने बच्चों की प्रोजेक्ट बनाती थी, तो मेरी बेटी 3 क्लास में थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे तुम 3 में नहीं पढ़ती, वो पढ़ती है। तो वो प्रोजेक्ट तो मैंने सारे बनाए हैं, तो 3 का मैं फिर बाद में कहती थी ये 3 का पासिंग सर्टिफिकेट मुझे देना, तो मैंने बना के दिए सारा कुछ। सही तो बात। टीचर
ने यही नीड आइडेंटिफाई करनी होती है। जब एक टीचर लेसन प्लान बनाता है तो वो ये देखता है कि मेरा बच्चा किस लेवल पर खड़ा है। जब हम लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं, हम ये चेक करते हैं मेरे बच्चे में, मेरा बच्चा इस लेवल पर है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, अब मैंने उसको कहाँ तक लेकर जाने, उसमें 6 हम लेवल्स तय करते हैं। अब हमारी टीचर्स को ही नहीं पता इस बात का, तो वो आपके बच्चे में क्रिएटिविटी कैसे पैदा करेंगे जब उसको यही नहीं पता कि आपका स्टूडेंट किस लेवल का है। उन्होंने कहा कल आपने शेप्स का प्रोजेक्ट बना के लाना है 1 ग्रेड के लिए, क्या 1 ग्रेड का बच्चा शेप का प्रोजेक्ट बना सकता है? हम उनको उनके लेवल पर ही उतर कर बात नहीं करते। आपने 7 क्लास के बच्चे को एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जो 12 क्लास के स्टैंडर्ड का है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि आपका बच्चा कहाँ है और अब आपने उसको कहाँ लेकर जाना है। लेसन प्लान बनाते हुए जब हम लेसन ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मैं जो क्लास में जा रही हूँ मैं किस ऑब्जेक्ट के साथ जा रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जब क्लास लेकर खत्म हो तो मेरा बच्चा जो है वो क्या सीखे। जैसे मैं इस वेबिनार से पहले, ये टॉक शो से पहले एक ऑब्जेक्टिव लेकर आई थी कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है कि पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। जब ये खत्म होगा तो मैं एक फीडबैक लूंगी कि क्या मैं वो अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर पाई हूँ। ये फीडबैक फिर असेसमेंट में यूज होते हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स को असेसमेंट लेना नहीं आता। हमारे स्कूल में जो एक सबसे बड़ा मसला है, मैं यहाँ पे टीचर्स पेरेंट्स दोनों को एड्रेस करना चाहूंगी कि थोड़ी सी टेक्निकल बात है, अगर समझ आए कि हम अपने बच्चे को सिखाते हैं रट्टे की हद तक कि ये वाली चीज इसके अंदर ये लिखी हुई है, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। ये हम ऑब्जेक्टिव बनाते हुए बात करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के, ये अंडरस्टैंडिंग के लेवल के लोग हैं या रिमेंबर के लेवल के लोग हैं। हम बच्चे को बस इतना ही क्लास में पढ़ाते हैं। जब हम उनकी असेसमेंट लेते हैं, पेपर लेते हैं, तो हम दर्जे ऊपर चले जाते हैं, इवेल्युएशन लेवल पर चले जाते हैं। हमारा बच्चा जिसने पहले के 2 लेवल पढ़े होते हैं, जब वो चौथे 5वें लेवल का क्वेश्चन पेपर बनता है तो आपकी क्लास में से चंद बच्चों को छोड़कर जिन्हें अल्लाह ने बहुत दिमाग से नवाजा है, बाकी बच्चे आधे नंबर लेते हैं। उनके आधे नंबर लेने या फेल होने की वजह यही है कि उनको टीचर उस स्किल के लेवल का डिलीवरी नहीं करती। बच्चा सही बात। कसूरवार नहीं है, आपने उसको उस स्किल के लेवल का नहीं किया। आपने बताया, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं कि ये टीवी है, ये टीवी होता है, इसके ये बटन्स होते हैं, इसको यहां से चलाओ तो ये चलता है। एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन दे रही है कि टीवी बनता कैसे है, बच्चे का क्या कसूर है? हमारा फेडरल बोर्ड का सिस्टम इस तरह का है। सही अब कह रहे आप हैं। देखें कि एटीपी अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं, आप क्लास में प्रैक्टिकल्स नहीं करवा रहे, फिर आप उसके सही। बाद आखिर में वाइवा भी ले रहे हैं, कॉपी भी बनवा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं प्रैक्टिकल लिखो। साइंस बगैर एक्सपेरिमेंट के होती है? आपने साइंस भी याद करवा दी है बच्चों को, ठीक है ना। बच्चों ने चीजें साइंस की याद की हुई है, उन्होंने वो चीजें देखी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ये चीजें कैसी होती हैं। और हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको वो वर्ड बाय वर्ड याद होती हैं चीजें। फिर हम एग्जाम में क्वेश्चन अगर हाई लेवल का करेंगे, इसमें कौन कसूरवार है? हम कसूरवार हैं, बच्चे कसूरवार हैं, कौन है? चंद एक बच्चों को छोड़कर। तो अभी इसीलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स हैं, स्टेम एजुकेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, ब्लेंड लर्निंग्स हैं। इतनी ज्यादा ये लर्निंग्स हैं कि आप हैरान होंगी, जो ये समझाती हैं कि आपने बच्चे को क्लास में पढ़ाना कैसे है। उनसे एक्सपेक्टेशन आप तब रखें ना जब आप उनको कुछ देंगी, जब देंगी नहीं तो आप उनसे लेंगी कैसे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि आपके स्कूलों में मॉन्टेसरी है, आप सबके बच्चे मॉन्टेसरी में जाते हैं। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी ने स्पेशल बच्चों के लिए बनाई थी। क्या आप सबके बच्चे स्पेशल हैं? स्कूल वालों ने बिना सोचे समझे मॉन्टेसरी लगा दी। नर्सरी मॉन्टेसरी से एक अलग अप्रोच है, आप और प्री स्कूलिंग अलग अलग अप्रोच है। आपने 3 अप्रोचेस कटी स्कूल में डाल दी हैं। आप बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? पहले आपने एक अप्रोच के तहत पढ़ाते आ रहे हैं, फिर आपने यकदम नर्सरी की अप्रोच लगा दी, फिर आपने मॉन्टेसरी लगा दी। आपके बच्चे स्पेशल हैं। उसकी बुक में प्रॉपरली प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है, मारिया मॉन्टेसरी ने डिजाइन किया था उन बच्चों के लिए। अच्छा, उसमें बच्चे, उसके भी बच्चों का थीम यही था कि बच्चे खुद करें, इंडिपेंडेंटली करें, लेकिन हम तो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, कल बे याद करके आना है, बे की ये बना के आना है। तो हमारे तो एजुकेशनल सिस्टम में हमारे टीचर्स इस बात पे काम ही नहीं करते
कि उनके तो अपने सिस्टम ही सही नहीं लगे हुए क्लास में, तो हम एक्सपेक्ट कैसे करेंगे। मेरा एक, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने नर्सरी लेवल पर और कोर्स लगाया हुआ है, 1-2 तक और कोर्स लगाया हुआ है पब्लिशर का, फिर उससे आगे कोई और कोर्स लगा दिए। जब आप इतने ज्यादा कोर्स की वैरायटी पब्लिशर्स के साथ दे रहे हैं, बच्चे का इंटेलेक्चुअल कैसे डेवलप होगा? नहीं डेवलप होगा ना। लोकल और इंटरनेशनल मिक्स आपने कर दिया है। आप एक तरफ लोकल अप्रोच दे रहे हैं, एक तरफ इंटरनेशनल अप्रोच दे रहे हैं। आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ के देखें, उसमें जब चीजें जिस तरह से दी जाती हैं वो अलहदा है, आपकी लोकल अप्रोच अलहदा, आपने मिक्सर कर दिया। आप भी कंफ्यूज, बच्चा भी कंफ्यूज। सिस्टम की जो क्या आप आप इस बात से एग्री नहीं करेंगी? सिस्टम की जो आप बात कर रही हैं, सिस्टम पे हम इंशाल्लाह ताला एक अलग सेशन भी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिस पर उस पर भी मैं बात करना चाहती हूँ। सिस्टम पे, सिस्टम तो ये है कि अभी बच्चा जो है माँ के पेट में होता है और स्कूल में एडमिशन उस बच्चे के हो रहे हैं जो अभी दुनिया में नहीं आया है। सिस्टम तो अब जो बिजनेस चल रहा है स्कूलों का, आपने खुद भी देखा होगा, हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। जो है औरतें चली जाती हैं और वो स्कूल वाले एडमिशन कर देते हैं उस बच्चे का, वो डेट बता देती हैं कि इस तारीख को डिलीवरी है और इतने साल में मेरा बच्चा, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये हो रहा है। ऐसे ही है। मैं एग्री करती हूँ, मैं एग्री करती हूँ। मेरे अपने खुद सराउंडिंग में पाकिस्तान में इधर उधर हो रहा है ये सारा कुछ, तो बताइए बिल्कुल ऐसे कितनी हो रहा है। नाइंसाफी है, जो दुनिया, अभी बच्चे दुनिया में आ चुके हैं उनको स्कूलों में दाखिले नहीं मिल रहे, और जो बच्चे नहीं आए क्योंकि वो उनके वालिदैन के पास पैसे हैं, तो वो इतने साल तक पैसे स्कूल वालों को जो है वो देते रहते हैं, और ताकि वो हमारे बच्चे के लिए ऐसा ना हो जब हमारा बच्चा 4 साल का हो जाता है या हमारा बच्चा 6 साल का होता है तो हमने उसको बच्चे को स्कूल में डालना है, जब तक वो पैसे देते रहते हैं। और स्कूल वालों को इस चीज पर एतराज नहीं होता ऑब्वियसली, कि उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना इतने साल तक, उनको क्या जाता है, ये तो बिजनेस है। तो ये बहुत सारी ज्यादतियां हो रही हैं हमारे माशरे के अंदर, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। मैं चाहूंगी आप उस पर बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीटी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर टीचर्स, लाइक वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स, कोर्सेज। अच्छा, सीपीटी में एक्चुअली में असल में आपका टारगेट बेस होता है कि आप एक्चुअली कौन सी स्किल में मास्टर करना चाह रहे हैं। लेसन प्लानिंग्स में करना चाह रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट में करना चाह रहे हैं, करिकुलम डेवलपमेंट में करना चाह रहे हैं, आपका पीबीएल है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, आपका ब्लेंडिंग लर्निंग है, आप कहाँ क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में अब आकर कोरोना के बाद इसमें काम हो रहा है। आपको ऑनलाइन मोंटेसरी के भी मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन अर्ली चाइल्डहुड के भी मिल जाएंगे, एलिमेंट्री टीचर्स के लिए भी मिल जाएंगे। करिकुलम डिजाइनिंग जो लोग करवा रहे हैं, जो लोग लेसन प्लानिंग जरूर कीजिए। मेरी टीचर्स के साथ ये होती है कि आप लेसन प्लानिंग जरूर कीजिए, और हर जगह से भी नहीं करनी। प्रॉपर इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि टेक्निकल बोर्ड से रजिस्टर हैं, या सीपीडी इंस्टीट्यूट होते हैं प्रॉपर, वहां से होते हैं। इनके प्रॉपर क्रेडिट आर होते हैं, वो आपके कोर्सेज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपकी प्रॉपर असाइनमेंट्स होती हैं, फिजिकल आपकी एक्टिविटीज होती हैं, वो आप वहां से करें। इंटरनेट के ऊपर बहुत कुछ अवेलेबल है, कोर्सिया के ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं। आप इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। जब जैसे जैसे आप सर्च करते जाते हैं, ग्लोबल मॉन्टेसरी वाले करवा रहे हैं, अयान वाले करवा रहे हैं, टीच वाले करवा रहे हैं, स्नेप्रा वाले करवा रहे हैं, ये सब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के डिफरेंट कोर्स करवा रहे हैं। 12 मॉड्यूल आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे, 1 बाय 1 करके आपका टारगेट एरिया आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने इस वक्त किस पे करना है। 21 सेंचुरी पर करना है तो 21 सेंचुरी का अलहदा मिलेगा, आपने अर्ली चाइल्डहुड का करना है तो अर्ली चाइल्डहुड का अलहदा मिलेगा आपको, आपने मॉन्टेसरी का करना है मॉन्टेसरी का अलहदा आपको मिल जाएगा, आपका स्पेशल चाइल्ड है, एबीए है, आपको उसका अलहदा मिल जाएगा। हर एक की टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कोर्स है जो आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपने ये नीड एनालिसिस करना है कि आपने क्या सीखना है, आप कहाँ पे हैं। बेसिक ट्रेनिंग जो सबसे सस्ती ट्रेनिंग है, जो मैं रेकमेंड करूंगी, जो मैं खुद करवाती भी हूँ, कराची में है, टीसीएफ वाले, द सिटीजन फाउंडेशन, उनका एक प्रोजेक्ट है 10 तक। कराची वाले टीसीएफ को जानते होंगे, द सिटीजन फाउंडेशन, उनका है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 तक। मैं उनकी परमानेंट मेंटोर के तौर पर, उनके साइकिल्स आते हैं उनमें कंडक्ट करवाती हूँ। 1000 रुपीज वो 6 वीक का लेते हैं।
वीक में 2 टाइम वो ट्रेनिंग करवाते हैं। वो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है, वो आपके इन तमाम मॉड्यूल्स को टच करते हैं कि आपका लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेज कैसे करेंगे, एंगर मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप लोग, आपका ग्रोथ माइंडसेट कैसे होना चाहिए, आपका आपका स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। वो 6 वीक की ट्रेनिंग हर मंथ स्टार्ट होती है, वीकेंड पर भी अवेलेबल है, मॉर्निंग इवनिंग में भी अवेलेबल है। वीक में 2 टाइम भी होती है, 3 टाइम भी होती है, 3 आवर्स की 2 टाइम होती है, 2 आवर्स की 3 टाइम होती है। बेसिक वो सब कर सकते हैं। एक टीचर मदर जरूर करें ताकि उनको इतना तो अंदाजा हो कि बेसिक बेसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। कुछ आप ये सक्सेसफुल सीपीटी इनिशिएटिव्स के बारे में बताएंगी, ये एजुकेशन फील्ड के अंदर जो कुछ ऐसे केस वगैरह बताएंगी स्टूडेंट्स वगैरह के आप? अच्छा, पाकिस्तान में ना 2-3 साल 30 साल पहले स्टेम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ। उनके बच्चे बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि वो प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं। ज्यादातर जो काम हो रहा है वो लोअर लेवल पर हो रहा है, मॉन्टेसरी लेवल पर, ग्रेड 1 पर, ग्रेड 2 पर। उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी बड़े लेवल पर काम करना बाकी है क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनके कोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कम होता है। लेकिन अगर आप देखें, जिस जिसने मॉन्टेसरी या जिस जिसने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या जिस जिसने ये सीपीडी टूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उनके आउटकम अच्छे हैं। आप कैम्ब्रिज को देख लें ना, ओ लेवल्स वालों को, आईजीसीएसई वालों को, उनके रिजल्ट, उनके बच्चे हमारे मैट्रिक के बच्चों से कहीं मुख्तलिफ हैं। आप दोनों को इकट्ठा कर लें, दोनों को इकट्ठा खड़ा करके बात कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये उनके एजुकेशन सिस्टम में ऐड हुआ है, उनके टीचर्स में ऐड नहीं है ये चीजें, उनके एजुकेशन सिस्टम में ऐड है कि उन्होंने सीपीडी के टूल्स ऐड किए हुए हैं कि बच्चा जब ये करेगा तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर कोर्स एनहांस होता जाएगा। उनकी टीचर्स में अभी तक नहीं है ये चीजें, लेकिन उनमें आ जाती हैं कोर्स पढ़ाते हुए, फुल तो नहीं लेकिन बेहतर हो जाती हैं। आप दो लोगों को कंपैरिजन कर लें, अपने ओ लेवल के बच्चे को और अपने मैट्रिक वाले बच्चे को, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। सही बात है। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगी हम, टाइम जो है वो हमारा ऑलरेडी जी जी। एक्सीड हो गया है। हाउ कैन टीचर्स डॉक्यूमेंट एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर सीपीटी एक्टिविटीज एंड व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? सीपीडी उनके लिए बहुत अहम है। सीपीडी के लिए आप अपनी जिंदगी में टाइम निकालें, लर्निंग के लिए टाइम निकालें, एजुकेशन अब जैसे चैट जीपीटी उसको सीखें, उसको पॉजिटिवली सीखें ना, उसके जरिए इंटरेस्टिंग लेसन प्लान बनाएं, क्लास में इंप्लीमेंट कर दें, अपनी क्लास में प्रोजेक्ट्स लेकर आए, प्रोजेक्टर्स, और उनको चलाएं। आपका बच्चा वीडियो से सीखता है, उसको वीडियो से सिखाएं। आपका बच्चा जिससे भी सीखता है, ये सब करने के लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा ना, खुद आपको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। आप रिफ्लेक्ट करें कि मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ, मुझे क्या सीखना है, मेरा वीक एरिया क्या है, मेरे से क्लास मैनेज नहीं हो रही ना, मुझे क्लास में मैनेजमेंट सीखनी है। वो टूल सीखने हैं कि बच्चों को अंगेज कैसे करना है, वो टूल सीखने हैं कि बच्चे क्लास में, मेरी क्लास में दिलचस्पी कैसे ले, उनको आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज कैसे करवाऊं, मैं लर्निंग कैसे करवाऊं उनको। लर्निंग के भी लेवल हैं कि मेरा बच्चा अगर लर्निंग के पहले लेवल पर है तो मैं उसको लर्निंग के 6 लेवल पर कैसे लेके जा सकती हूँ। मेरी क्लास में अगर स्पेशल बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो ब्राउन्स कैटेगरी में आते हैं, उनको मैं कैसे बेहतर बना सकती हूँ। ये सारा कुछ आपको तभी मिलेगा जब आप खुद पर रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैं क्या चाह रही हूँ, मेरी क्लास में बच्चा क्या चाह रहा है, फिर उसके हिसाब से अपनी कोर्स सिलेक्ट करें और फिर उसको करें। सारे नहीं करें, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे करती जाए। सही। बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या समझती हैं कि जो हमारे टीचर्स की तरफ से अगर कुछ थोड़ी सी कोताही हो रही है, उसकी एक वजह उनकी सैलरी भी है? क्योंकि जो अच्छा, हमारे हमारे जो बोलिए। टीचर्स हैं, हम देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ किंगडम में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, पाकिस्तानी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा कितना देता है एक टीचर को? 2500 3000, बहुत हो गया 4000। अब इसमें एक औरत है, आप समझ रही हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो जिनके मियाँ काम ही नहीं कर रहे, औरतें ही ब्रेड अर्नर्स हैं। जो औरत बेचारी 2500 लेके जा रही है घर में पूरे महीने की मेहनत के बाद, और 2500, 3000, 4000, और टीचर की जॉब जो है, बाकी जो हम जो प्रोफेशन हम देखते हैं उसमें तो चलें जी, 8 घंटे की जॉब हो गई, उसमें आप आने जाने का भी एक एक घंटा लगा लें तो 10 घंटे की जॉब हो गई।
पर जो एक औरत है, जो टीचर है, उसकी ये 10 घंटे की जॉब नहीं है, यानी 8 घंटा तो पढ़ाने का है। 1 घंटा और 1 घंटा आगे पीछे का आप आने-जाने का लगा दें, 10 घंटा हो गया। उसके बाद वो घर जाके प्रिपेयर भी करेगी, यानी सुबह भी आएगी, 1 घंटा तो उसका वो उसका ट्रांसपोर्ट का है। मगर उसको 1 घंटे से पहले 1 घंटा उठ के घर वालों को नाश्ता बनाना, बच्चों के स्कूल की लंच बनाना, मियाँ साहब को उनकी भी तैयारी करना, चाहे वो ऑफ़िस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो बेचारी वही काम करने वाली अगर औरत है, वो सबकी तैयारी करना, यानी 2 से 3 घंटा उसको स्कूल आने से पहले की तैयारी है, और 2 से तकरीबन 2 घंटा बाद की आप तैयारी लगा लें, तो तकरीबन यही औरत का 12 से 13 घंटा तो ये बच जाता है। फिर दूसरे दिन के लिए वो कोर्स को प्रिपेयर भी करती है। प्रिपेयर करने के अलावा जो टीचर स्कूल जाती हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जल्दी स्कूल में छोड़ देते हैं, तो टीचर्स की ड्यूटीज़ मॉर्निंग में भी लग रही होती हैं और आफ्टर स्कूल भी लग रही होती हैं कि जब तक आखिरी बच्चा स्कूल से निकलने जाएगा, टीचर ने नहीं जाना। अब वो बेचारी तकरीबन इस तरह से 20 घंटा काम करती है। अगर आप उसको लगा लें, तो वो एक टीचर बेचारा 20 घंटा काम कर रहा है और उसको महीने के आखिर में जनाब अगर वो बेचारी बीमार भी होती है, उसकी वो दिन की सैलरी भी कट जाती है। तो उसको कर करा के कोई चलो 2,500 ही लगा दे मिलता है, तो ऐसा टीचर किस यानी जोश से सुबह उठेगा, कहाँ से वो एंथुजियास्टिक स्पिरिट उसके अंदर आएगी, वो इतने आगे उसका 20 से 25 बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ है जिसको उसको पढ़ाना है। तो ये आप बताएं, जो अगर बेचारे कहीं टीचर्स वगैरह, यानी आखिर में हम टीचरों को थोड़ा सा खुश भी करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं थे आज सिर्फ बात करने के लिए, मगर ये आप यानी इस चीज को थोड़ा सा एलेबरेट करें तो हम इख्तिताम करें कि वो खुद सोचे ना, अपने आप को इस जगह पे रखें। वो हम कह रहे हैं इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर वो एक 20 घंटा लगाने के बाद 2,500 की सैलरी उठाने वाला ये सारी चीजें अंदर कैसे पैदा करेगा? ये भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा देखिए, हम वो कौम है, माजरत के साथ हम वो कौम है जिन्होंने अंबिया को भी 4 ग्रांट लिया था। ये तो टीचर्स है। हमने अंबिया को 4 ग्रांट लिया हुआ था ना, कि अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए एक भेजे हैं जिनकी जिंदगियां वक्फ हो गई, हमने उनको भी 4 ग्रांट लिया हुआ है। तो ये तो टीचर्स हैं बेचारी, इनको भी 4 ग्रांट लेना हमारा अवलीन फरीजा है कि ये कर रही है तो क्या है, पैसे नहीं लेती, ये नहीं देखती कि उनकी रूटीन क्या है, हेक्टिक कितना है। क्यों हम आप देखें, इस हवाले से तो फिर ट्यूशन टीचर्स बड़ी मजलूम हुई। 3-3 4-4 घंटे बिठाएंगी, 200 रियाल मिलेगा। आप 200 रियाल को पर आवर पे कन्वर्ट करके 30 दिनों के साथ कन्वर्ट करके देखें, 20 रियाल 10 रियाल बनता है। मोस्ट लो पेड ये प्रोफेशन है, फॉर ग्रांटेड प्रोफेशन है। फिर कुरान वाली टीचर से ये भी कहा जाता है कि कुरान के तुम पैसे लेती हो, मेंटल टॉर्चर। वो भी एक सेपरेट केस है कि आप मैं, और फिर अगर आपके 2-4 बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं तो हमारे एक ही घर से पैसे जाने, आप इसमें भी कमी करें। ये दोनों स्कूल में, ट्यूशन में, किसी कोचिंग सेंटर में, कहीं पर भी ऐसे होता है। लेकिन अगर आपने एक फिल्म देखने जाना है ना, सबकी पूरी टिकट भरते हैं। आप ये कभी भी नहीं कहते कि एक ही घर से 5 लोग फिल्म देखने जा रहे हैं तो एक की टिकट नहीं लो आप। फिर इसका मतलब है हमें फैशन इंडस्ट्री ने सही सीधा किया हुआ है, हमें टीचर सीधा नहीं कर सकते। तो एक टीचर की रूटीन असल में इससे भी ज्यादा हेक्टिक है। उसने अपने घर के काम भी करने हैं। फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा जवाब होता है, अगर नहीं मैनेज होता तो मत करो। हमने तो नहीं कहा था, मतलब कि हमने कॉपरेट नहीं करना, हमने बस आगे से बात सुना देनी है। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन था कि आपकी टीचर की पेरेंट्स कैसी होनी चाहिए। इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद उस बेचारी का मुंह धोने को भी दिल नहीं करता होगा सुबह को। क्लास में आके वो चिड़चिड़ी भी होती होगी क्योंकि वो थकी हुई होगी, स्ट्रेस के साथ, टायर्डनेस के साथ वो थकी हुई होगी। और फिर कुछ हमारे स्कूल वाले, जो मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, वो ये चाहते हैं कि अगर आपकी टीचर के एक भी आखिरी खून बचा है ना, वो भी हम निकाल लें, काम दे निकाल दे के। कॉपी निकालना चेकिंग करनी है, आपने ग्राउंड में जाना है, असेंबली प्रिपेयर करनी है, आपने शोज प्रिपेयर करने हैं, आज स्पेलिंग भी प्रिपेयर करना है, आज इस आपने ये करना है। लो पेड, हाई हार्ड वर्क प्रोफेशन है ये, तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। टीचर हमारे यहाँ शायद टीचर के एफर्ट ना करने की भी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं ना। जब इससे कम आर पे काम करने वाले डॉक्टर को आप 10,000, 6,000, 15,000 दे रहे हैं, और आप इससे ज्यादा काम करने वाले को 2,000, 3,000 दे रहे हैं, तो फिर आपकी सोसाइटी में आप देख लेना कि आपकी सोसाइटी में मटेरियल एग्जिस्ट हो गया। अगर एक स्कूल की टीचर को 10,000 आप देते हैं, वो घर में ट्यूशन क्यों पढ़ाएंगी?
फिर उसके पास एनर्जी बच जाएगी ना, वो आपके स्कूल को ज्यादा और ज्यादा बच्चों के ऊपर तवज्जो दे सकेगी। जब आप उसको 2,000 देंगे तो वो घर में भी खर्चे पूरे करने के लिए पढ़ाएगी, थकेगी भी सही, और आपके स्कूल को भी वो डिलीवर नहीं कर सकेगी। स्कूल मैनेजमेंट ये कभी भी नहीं सोचता कि हम जो लो सैलरी पर बंदा हायर कर रहे हैं ना, हम उसके साथ तो जो ज्यादती कर रहे हैं, हम स्कूल में आने वाले बच्चे के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, हम अपने इदारे के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। आपकी स्कूल की फीस 10,000 है, 20,000 आप एक बच्चे से लेते हैं, टीचर को आप 4,000 दे रहे हैं, आप एक बच्चे जितनी सैलरी तो देना उसको। उसकी भी जिंदगी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, खाना पीना है उसका, उसके बच्चे हैं, वो बीमार पड़ती है, आप उसको मैटरनिटी लीव देने को तैयार नहीं है, सिक लीव ले देने को तैयार नहीं है। आप उसको ये बात भी समझने की जरूरत है कि एक मखसूस अरसा काम करने के बाद बच्चे बंद टीचर को छुट्टी दे देनी चाहिए, ताकि वो थोड़ी मेंटली रिलैक्स कर सके। आप तो और बर्डन। अच्छा जी, आज 14 अगस्त की छुट्टी है, आप स्कूल में आप सब आएंगे, आपने स्कूल का ये काम करना है। उनके भी तो मसाइल है ना, टीचर्स के भी मसाइल हैं। टीचर्स बिल्कुल, की लेकिन तो ये टीचर्स ने खुद सोचना है कि वो इन सारे मसाइल के साथ इस प्रोफेशन को चूज करना चाह रही है, टीचर्स क्योंकि की यहाँ कंसंट्रेशन, चूज कर सकती हैं वो। सही कह रही हैं आप। टीचर्स की कंसंट्रेशन जो है वो लूज होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है, जो इस वक्त आपने जो ये बात कही है कि क्या कहते हैं, जो यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर टीचर्स क्या करते हैं कि क्लास में तो पढ़ाने आते हैं, मगर अक्सर यही कहते हैं कि बेटा यहाँ थोड़ा सा पढ़ा दिया तुम्हें, बाकी तुम घर पे आ जाना, ट्यूशन सेंटर खोल लिए। तो यहीं पर हमने बात कर 90% टीचर्स के हैं, 90% 90% ऐसे, टीचर्स के हैं। जी, यही ये मैनेजमेंट को भी स्कूल्स की जो है ये बात सीखनी चाहिए कि आप जो लो पे स्केल के ऊपर टीचर को रख रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान आप क्या कर रहे हैं कि 90% जो टीचर्स क्लास में आके नहीं पढ़ा रहे होते, वो अपना कहते हैं यार यहाँ से तो 2,500 3,000 मिलेगा, अपना वक्त आधा घंटे वाला पूरा करो, मगर बच्चों को सीधा कहते हैं बेटा, और वो जानबूझकर भी सिर्फ आधा घंटा पूरा करते हैं, नहीं पढ़ा रहे होते, क्योंकि उनको बच्चे को फोर्स करते हैं कि आप तुम मेरे पास ट्यूशन सेंटर, वो सारे के सारे अपने घरों में या इस तरह से बाकायदा अकेडमीज खोल लेते हैं, वो चला रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से उनका खर्चा नहीं निकल रहा होता। तो ये भी मैनेजमेंट को थोड़ा सा अपने आप को सुधारने की जरूरत है कि इनके पे स्केल के ऊपर काम करें। यहीं पर हम अपनी बात का आज इख्तिताम करते हैं और दोनों मिलकर सैल्यूट करते हैं उन तमाम टीचर्स को जो बिल्कुल। अपनी तो, हाँ सल्यूट करते हैं जनाब। आज हमारा मकसद किसी को बेइज्जत करना या टीचर प्रोफेशन को डिफेम करना नहीं था, सिर्फ ये था कि वो ऑल सब अपने अपनी जगह पे बेहतरीन टीचर्स हैं, अपनी जगह अपना 100% दे रही हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी कर रही हैं। बस ये कि हम चाह रहे हैं कि इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं, थोड़ा सा इस लेवल तक आ जाएं, जहां थोड़ी सी कमी रह गई उसको वो पूरा कर लें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह ताला आपको फिर जो है अगले प्रोग्राम में हम जरूर बुलाएंगे, जब आप और कोर्सेज भी कर लेंगी और अच्छा काम भी कर लेंगी इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। जो लोग जानना चाहते हैं कि सईदात ग्लोबल क्या है और किन टारगेट्स के ऊपर वो काम कर रहा है, वो उम्मे इब्राहिम कुरैशी को टिकटॉक पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। दोबारा नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे नए गेस्ट स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।